मेरे सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। और मैं आपको आज ये बताता चलूँ कि जो लोग हमारी ऑडियंस है और हमें ड्रामा इंडस्ट्री से जो लोग देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग देखते हैं, हमें पसंद करते हैं हमारे पॉडकास्ट को, उनके लिए खबर लेके आया हूँ उनकी खिदमत में हाजिर करने के लिए कि नासिर अदीब साहब जुमे वाले दिन, जो पीछे जुम्मा गुजरा है, उस दिन गाड़ी पर कहीं जा रहे थे, रवाना थे, और फॉग आपको पता है शदीद हुई है लाहौर में। फॉग की वजह से उनकी गाड़ी किनाल रोड पर जो है एक नहर के अंदर गिर जाती है और 5 मिनट तक वो अंदर रहते हैं। अब हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करें। उनके शोल्डर में तकलीफ आई है और हमारी जितनी भी प्यार करने वाली ऑडियंस है, जो उन्हें पसंद करती है, जो हमारे प्रोग्राम को पसंद करती है, उनसे भी अपील करना चाहता हूँ कि वो दुआओं में याद रखें नासिर अदीब साहब को, कि उनको जल्द अज जल्द अल्लाह ताला सेहत याब करे। और इंशाल्लाह आप अगले प्रोग्राम में, अगले पॉडकास्ट में उनको किसी नई पर्सनैलिटी के बारे में बताते हुए जरूर देखें। इंशाल्लाह आप भी कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह कह सकते हैं। लेकिन आज हम लोग आप लोगों के लिए 2024 में जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हुए, उनकी मेमोरीज आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि एक स्पेशल पॉडकास्ट आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा और इसी तरह प्यार करते रहें, जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें और इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। हम बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप तमाम लोगों के लिए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बायोग्राफीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इस पे बहुत मेहनत लगती है। तो अगर मैं आपकी जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट शामिल कर रहा हूं और आप पसंद कर रहे हैं, तो हमारे सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। नूरजहां को ऐसे नहीं सता मंगेशकर सलाम करती या झुकती उसके सामने, क्योंकि बहादुर को समझता है कि वो कितना बहादुर है। तो गायक जो है वो दूसरे गायक को भी समझता है कि वो कैसा है। बिल्कुल। तो वहाँ से अल्लाह वसाई का सफ़र शुरू हुआ कसूर से, और जब 6 साल की हुई तो मैडम नूरजहां बम्बई चली गई। अच्छा। हाँ जी। वहाँ फिर इन्होंने वो एक छोटी सी कोई फिल्म थी, उसमें बेबी नूरजहां के नाम से इन्होंने काम किया। चाइल्ड स्टार। हाँ, चाइल्ड स्टार जिसे कहते हैं। तो उन दिनों में ही एक कलकत्ता से प्रोड्यूसर आया, उनका नाम था सुखलाल करमानी। अच्छा। उनकी नज़र नूरजहां पर पड़ी तो उन्होंने कहा ये कौन? उन्होंने कहा जी अल्लाह वसाई है। उसने कहा नहीं, इसका नाम नूरजहां रख दो। नूरजहां नाम सुखलाल करमानी ने दिया उनको। तो ये नाम वहां से पड़ा? वहाँ से पड़ा। अब नूरजहां के लफ्ज़ पर गौर करें। नूरे जहां इसको कहें तो क्या होता है? जहान का नूर जी। तो जहान का नूर पता है कौन है? अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, बेशक। ज़मीन और आसमान का नूर अल्लाह है। अल्लाह है। इसका नाम एक हिंदू ने रखा नूरे जहां, तो अल्लाह ने उस हिंदू को अपनी अजमत दिखाने के लिए उसको वाकई नूरे जहां बना दी। वाह। आज तक वो हर घर में सुनी जाती है, हर घर में जानते हैं लोग उसको। लोग कहते हैं ना कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसे सारे जानते हो, ये एक कहावत है जी। और दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसे कोई भी ना जानता हो। लेकिन मैडम नूरजहां के बारे में मैं ये नहीं मानता कि उसे कोई भी ना जानता हो। मैडम नूरजहां को कम अज़ कम हिंदो पाक में बच्चा जानता है। लता को शायद ना जानते हो, नूरजहां को जानते हैं। फिर वहाँ से उसका सफ़र शुरू होता है। अच्छा, फिल्मों में कहाँ से आ जाती हैं? मीडिया में कैसे एंट्री होती है? मीडिया उस वक्त तो आपको पता है अखबारों तक और रेडियो तक महदूद था, तो ये टीवी तो था नहीं, ना कोई चैनल था। मैडम नूरजहां ने एक बेबी चाइल्ड स्टार से जब काम शुरू किया तो फिर हिंदुस्तान में उनको सबसे पहले काम मिला जीनत फिल्म में। ठीक है। मुंबई में? मुंबई में। ठीक है। जीनत फिल्म में काम किया तो वहाँ से फिर मैडम कहाँ से कहाँ पहुँच गई। फिर वहाँ उनने एक आखिरी फिल्म की, वहाँ वो फिर पाकिस्तान आ गई। अच्छा। पाकिस्तान आई, पाकिस्तान आके यहाँ उन्होंने गाना शुरू किया तो गुल बकौली के उन्होंने गाने गाए, तो वो इतने हिट हुए कि कहीं से कहीं पहुँच गई मैडम नूरजहां, और उनको मलका तरन्नुम का खिताब भी मिला। फिर यहाँ से उनको बम्बे बुलाया गया दोबारा। जब बम्बे गई तो फिर यहाँ से एक्चुअली बम्बे जाने के बाद मैडम नूरजहां जो थी, उसकी जो असल जो अंदर की औरत थी, वो एकदम सारे वो पाबंदियाँ कह लें या जज्बातियत कहते हैं, तोड़ ताड़ कर खुल कर सामने आ गई और सेकेंडल्स का आगाज़ होने शुरू हो गया। मतलब मैडम नूरजहां का मतलब हिंदुस्तान स्कैंडल्स के मतलब सारे मुंतजर थे मैडम नूरजहां के। वहाँ पर जब उन्होंने फिर जुगनू फिल्म की दिलीप कुमार के साथ, वो वहाँ उनकी आखिरी फिल्म थी, तो जुगनू फिल्म से वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच गई।
मतलब स्टार्टअप जो उनका हुआ। जी हाँ, वो कहीं से कहीं पहुंच गया। उस वक्त टॉप स्टार थे दिलीप कुमार भी, और उनके साथ मैडम नूरजहां का हीरो नाना भी, ये कोई मामूली बात तो थी नहीं। और देखें, वो कहते हैं ना कि शेर घास नहीं खाता। मैडम नूरजहां का एक लेवल था बचपन से ही, वो लेवल मैडम नूरजहां ने सारी जिंदगी नहीं छोड़ा, बल्कि लेवल ने उनको नहीं छोड़ा। हो उनके करीब ही नहीं आया कोई छोटा आदमी, बड़े आदमी आए। और हर बड़ा आदमी जो था वो मैडम नूरजहां के सामने जाकर इतना हो जाता था। उसने अपनी बेटी का नाम रखा था ज़िल्ले हुमा जी। ज़िल्ले हुमा कहते हैं आपके साए को, जिसके सर पर बैठ जाए कहते हैं वो बादशाह बन जाता है। एक्चुअली जो ज़िल्ले हुमा थी वो मैडम नूरजहां खुद थी। मैं उसे पारस कहता हूँ। पारस में ये खासियत होती है, आपको पता है पारस क्या होता है? सोने से ऊंची वाली एक चीज़ होती है। अच्छा। जो उसके साथ लगता है वो सोना हो जाता है। मैडम नूरजहां पारस थी, जो उसके साथ लगा, वो डायरेक्टर था तो टॉप पर चला गया, वो हीरो था तो वो टॉप पर चला गया, वो म्यूजिक डायरेक्टर था तो वो टॉप पर चला गया, वो शायर था वो टॉप पर चला गया, वो हीरोइन थी तो वो टॉप पर चली गई। और जिसको उसने छोड़ा वो धड़ाम से नीचे गिरा आकर फिर उठ भी नहीं सका। ये हो रहा था। ये मैडम नूरजहां थी। बड़ी कंट्रोवर्शियल शख्सियत है। मतलब लोग, हम आम दुनिया के लोग हैं ना, तो आम दुनिया के लोग आप सोच के तहत देखते हैं हर किरदार को। तो मैडम नूरजहां को ये देखते हैं जी वो उनके अफेयर बड़े होते थे। हाँ जी। उनके ये बड़ा होता था, फलां बड़ा होता था। मैडम नूरजहां ने इस बात को कभी इशू नहीं लिया, इशू नहीं बनाया, कभी टेंशन नहीं ली लोगों की बातों की। उन्होंने मनमानी की और सरेआम की, छुप के नहीं की, डट कर की, छुप के नहीं की, मुनाफिकत नहीं की कि अगर किसी से इश्क हुआ है तो खुल के हुआ, खुल के हुआ, और अगर किसी से नफरत हुई तो खुल के की। जब उसे दफन किया मैं साथ था, दीवार पर 17 कैमरे लगे हुए थे, 17 चैनलों के। तो उन्होंने कहा जी अंदर आपने इसको चेहरा खोल के दिखाएं। कब्र में लेटे हुए का चेहरा खोल के एक्सपोज किया गया। इस तरह किसी, आपने दिलीप कुमार का भी जनाजा देखोगे, हमने देखा है, किसी ने कभी कैमरे ने इस तरह किसी को चेज नहीं किया जैसे उसको किया। सुल्तान राही को जैसे चेज किया। क्या बात है। वैसे तबीयत कैसी थी? मतलब उनकी गुस्से वाले थे, नरम मिजाज थे? सुना है कि कुरान की तफसीर भी पढ़ा करते थे। मुख्तसर मैं जुमला बोलूं तो ये फैसला करना मेरे लिए मुश्किल है कि वो आर्टिस्ट अच्छा था या इंसान अच्छा था। क्योंकि कभी तो सोचता हूँ आर्टिस्ट अच्छा था, फिर सोचता नहीं वो इंसान अच्छा था। मैं उसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वली मानता हूँ। मैंने इतना धीमा आदमी और इतनी बर्दाश्त वाला आदमी और इतना ख्याल करने वाला आदमी, इतना सखी आदमी मैंने नहीं देखा फिल्म इंडस्ट्री में। जितने डायरेक्टर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद हैं इस वक्त या जो मर गए, मैं हल्फन कह सकता हूँ हर एक ने सुल्तान राही, हर एक को सुल्तान राही ने पाला। सुल्तान राही ने पाला जी। जिस डायरेक्टर के पास फिल्म नहीं ना होती थी वो उसके पास जाते थे। एक मेरे डायरेक्टर दोस्त भी थे, उनके पास फिल्म नहीं थी तो उसके पास गया एक बारी स्टूडियो में। और कहता दरीस खां की गल है आजकल वेला फिर खैर है? कहता साहब जी मैंने कोई फिल्म ही नहीं देंदा। कहता अच्छा। कहता जाके ना रॉयल पार्क से कह दे कि सुल्तान राही 1 महीने वास्ते मेरे कोल है, मैं रोज़ तेरी शूटिंग करांगा। उसने जाकर कह दी, उसे फिल्म साइन हो गई। वो फिल्म थी रोटी, उसका राइटर मैं था, सुपरहिट हो गई। फिर अल्लाह ताला ने उसको बहुत फिल्में दी। हसन अस्की साहब जब भी मसले में कोई प्रॉब्लम होता था, मेरे उस्ताद भी थे, तो वो कहते थे फिल्म शुरू कर दो। कहते जी मेरे को पैसे नहीं, 50,000 रुपये दें, जल्द शुरू कर दो, फिल्म शुरू कर दो, पैसे आ जाएंगे। तो आ जाते थे और बाद में पैसे आ जाते थे। क्या बात। जो आदमी उसके पास गया उसने उसको वापस नाकाम नहीं भेजा, उसको पैसे दे के भेजा। हर मस्जिद के मौलवी ने उसको से पैसे लिए, हर छोटे आदमी ने उससे पैसे लिए। लोग कहते हैं ना उसको डाकुओं ने मारा, बखुदा उसे डाकुओं ने नहीं मारा, वो इत्फाक से मर गया। बहुत बड़े आदमी का बहुत छोटे आदमी ने कत्ल किया। वो बिल्कुल सही है कि वो दोनों हाथ कोनियों के वो उस गाड़ी पे रख के खड़े थे, वो टायर बदल रहा था नीचे, पीछे से वो लड़के आए जो भी था वो डाकू, और उसने यूं उसकी ये गर्दन पर ना पिस्तौल की नाली रख के कहा कि हाथ खड़े कर ले।
तो उसकी आदत थी वो बड़े ज़ोर से यूँ टर्न करते थे, तो उसने यूँ ही टर्न किया होगा, उसके वो गोली दब गई और वो गोली यहाँ से ऊपर निकल गई। सुल्तान रे कत्ल हो गए। कोई किसी ने नहीं मर, लोग कहते हैं आसिफ जरदारी ने मरवाया, कोई कहता है फलां ने, किसी ने कुछ नहीं किया। कोई कहते हैं बीवी साजिश में शरीक थी, नथिंग, कोई शरीक नहीं था, ये महज इत्तफाक था। अल्लाह ताला ने उसको लेके जाना था, उसको लेके चला गया। मौला जट कहाँ से दिमाग में आई, नाम कहाँ से दिमाग में आया? साहब जी नाम तो मैंने रखा था, ये वैशी जट में इसका नाम मौला जट था। तो जिस वक्त मौला जट बनाई तो मौला जट का मेरे से सरवर भट्टी साहब एक आइडिया लेकर आए थे, उसका नाम था बग्गा भट्टी। बग्गा भट्टी। एक उसका नाम था हाथ जोड़ी, जो उन्होंने रखा होता एक फ़ाइल के ऊपर ना, उन्होंने उसमें 5-7 पेपर भी थे। तो मुझे कहने लगे ये कहानी लिखवानी है। मैंने कहा ठीक है। सारे राइटरों से होके आए, तो वो कहानी मैंने लिखी। तो जब कहानी लिखी तो प्यार बहुत करते थे मेरे से, अखलाक बड़ा अच्छा था, बाकी कुछ नहीं था। तो मैंने उनकी कहानी बड़े प्यार से लिखी, और वो जो किरदार मेरे पास लेके आए थे ना, दारो नतनी और नूरी नाथ का विलन जो उठा के, उनको मैंने जोड़ दिया वैशी जट के साथ, और वैशी जट का सीक्वल बना दिया। ठीक है। जहाँ वैशी जट ख़त्म हुई थी कि गंडासा उसने दफन कर दिया, वहाँ से मैंने मौला जट शुरू की। वही दानी जो मौला जट वैशी जट में थी वो थी, किरदार भी उसने किया। वही मुखो, वो वैशी जट में थी, वो भी उसमें थी। वो जो मलकानी थी, गजाला ने जो रोल किया था खर दिमाग मलकानी का, उसको दारो नतनी बना दिया। और जो हाकू मलक विलन था, उसकी जगह आ गया नूरी नाथ आ गया। तो वो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। हाँ, तो मैंने उसका नाम बग्गा भट्टी और वो छोड़ के मैंने उसका नाम रखा मौला जट। तो इस तरीके से मौला जट नाम आया और वो रखा गया। मतलब मौला जट का बाय किसी चीज़ से सोच के नहीं रखा था? नहीं, वो फिल्म से सीक्वल जो बना रहे थे, तो इसकी वजह से वैशी जट से फिर मौला जट। हाँ, जब मौला जट का सीक्वल मिला लेजेंड ऑफ मौला जट हो गई। तो इस तरह ही नाम चेंज करते रहे। अच्छा, उस टाइम पे जब ये फिल्म बनाने लगे थे, क्या बजट्स क्या लेते थे ये अपना सुल्तान राही साहब? क्या चार्ज करते थे? ज़्यादा चार्ज करते थे या कम चार्ज करते थे? नहीं, सुल्तान राही साहब एक ऐसा आदमी था जिसके बारे में मशहूर था कि ये वो 2.5 लाख रुपये लेते हैं। 2.5 लाख रुपये उनका रेट था। 2 लाख पहले 25, जब वैसी जट थी 25,000 रुपये की थी। तो जब मौला जट आई तो उस वक्त वो 2 लाख रुपया लेते थे। मौला जट के बाद उन्होंने 2.5 लाख रुपया कर दिया। फिर 2.5 लाख से पता लगा पर फिल्म फिर पता चला 3 लाख कर दिया। तो एक दिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा आगा साहब, हमें तो लोग ज़्यादा पैसे नहीं देते, आप इतने पैसे लेते हैं, हमारे भी पैसे लोगों से कहीं बढ़ा दें। क्योंकि मैं वैशी जट मौला जट लिखने से पहले मेरा जो रेट था वो 30,000 रुपया था। ठीक है। मौला जट के बाद मैंने रेट कर दिया 60,000 रुपया। फिर जनाब 92 में जब कॉलेज शोर लगी, मैंने अपना रेट कर दिया 1 लाख रुपया। आखिरी फिल्म सखी बादशाह थी, उसका मैंने लिया था 1,80,000 रुपया। ठीक है। तो ये हाईएस्ट अमाउंट थी जो मैंने उस वक्त ली थी। तो मैंने राही साहब से कहा, मैंने कहा ये हमें तो लोग नहीं देते, आपको लोग 3-3 लाख रुपए देते हैं। मैं कहा लेकिन आप देखें कि आपके पीछे मेरा कलम है और मैं कितनी मेहनत करता हूँ। इन्हें कहीं मुझे पैसे दें। तो मैंने सीरियस हो गए, कहते मैंने बंदा विखा जी ने मैंने 3 लाख देते हैं। मैंने कहा ये 3 लाख तो नहीं, 2.5 लाख तो लेंदे। कहते वो बंदा विखा जी ने मैंने 2.5 लाख देता है। मैं क्या चलो 2.5 लाख नहीं, 2 लाख तो कन्फर्म है ना। कहता वो बंदा विखा जी ने मैंने 2 लाख देता है। हवाई सी। मैं फिर क्या, मैंने कि मतलब क्या? कहते नहीं, सारे साइन 2.5 लाख में भी हुआ, 3 लाख में भी हुआ, 2 लाख में हुआ। प्रोड्यूसर जैसे फिल्म रिलीज बनने पे आती थी ना, तो चला जाता था कि जी वो फिल्म महंगी होगी, मेरे को डिलीवरी चुकन लिए पैसे नहीं है, तो मेहरबानी करो कुछ छड़ दो। तो तू किन्ने चाहना है? फ़र्ज़ करो सुल्तान राही उनको 2 लाख रुपए में साइन था, लाख रुपये, अब लाख रुपये और देना है, तो किन्ने ने पाया? कहता जी मेरे को 50,000 लिया और दे। तो लेटर उसे दे देते, वो चला जाता। कभी उसको पूरे पैसे नहीं मिले। और वो कहता होता था एक बात, कहना मैं जब जाऊँगा तो उसे मैंने याद करोगे। और वो जब गया तो अपने साथ ही ले गया, इंडस्ट्री का अरूज भी साथ ले गया, इंडस्ट्री की दौलत भी, इंडस्ट्री की फिल्में भी। काम किया 10-11 साल होगी। अच्छा। और फिर जब ये 19 साल की होती है बुलंदी में आई है, तो वो बीच में जो 7-8 साल का अरसा है, उसमें साफ ज़ाहिर से देखा होगा कि अगर मैंने हीरोइन बनना है तो मुझे डांस जरूर आना चाहिए, मुझे एक्टिंग भी आना चाहिए। और डांस जिसको आ जाता है ना लड़की को, उसको ऑटोमेटिकली आ जाती है। अच्छा। हाँ जी, उसकी एक वजह है कि डांस बाकायदा एक रिदम है, और उस रिदम में जब आप करते हैं ना तो जो एक्टिंग है वो भी रिदम है। बिल्कुल। अब डांस करते हुए मिसाल कभी हाथ यूँ करना, कभी हाथ यूँ करना, कभी यूँ करना, कभी ये करना, कभी इधर करना,
तो इसी तरह जब इंसान एक्टिंग करता है तो डायलॉग मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, कभी चेहरे पे गुस्सा, कभी रोमांस, कभी नफ़रत, कभी प्यार, कभी मोहब्बत, ये सारी चीज़ें लानी पड़ती है, कभी खौफ। तो जिसको डांस आता है ना वो उसको परफॉर्मेंस आ जाती है। अच्छा। तो ये जब आई तो इसको डांस और परफॉर्मेंस दोनों आती थी। तो इसने डांस सीखा, लेकिन इसने जो अलग इसमें जो चीज़ थी वो ये थी कि इससे पहले जो लड़कियां डांस करती थी ना वो ऐसी थी कि वो उनको डांस आता नहीं था, उनको फिर डांस मास्टर साथ साथ डांस सिखाते थे। सही है। और फिर वो चूँकि एक एक शार्ट होता था तो वो मैनेज कर लेती थी। तो लेकिन इसने जो मेरा जहाँ तक ख्याल है परफेक्ट डांसर बनकर आई है। इसने वहाँ नहीं सीखा कि किसी डांस डायरेक्टर के घर जाए या वो इसके पास आए, ये डांस सीख कर आई। सही है। तो वो डांस के लोग इसके आशिक हो गए, क्योंकि करती ऐसी थी कि जैसे आप मिसाल के तौर पर किसी गुड़िया को मोम की कुछ चाबी दे देना और वो ऑटोमेटिक मसलन डांस करना शुरू कर दे और आदमी देखता रह जाता था। इतना परफेक्शन भी वो बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद फिर परफॉर्मेंस भी आती गई और फिल्में सुपरहिट होती चली गई और ये आगे बढ़ती गई और आखिर तक कार फिर वो मकाम भी आ गया जब इसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। क्या बात है। और हुकूमत ने एक और अवार्ड भी दिया था, उसका नाम मैं भूल गया, उनका खूबसूरती का अवार्ड था। आई डोंट नो कि इन्होंने वो कबूल किया था या नहीं किया था, लेकिन वो अवार्ड मिला था। वाह। ठीक है, अब आते हैं कि रीमा की पर्सनल लाइफ के बारे में जो बातें मुझे पता है जी, वो ये हैं कि एक हमारे वो थे शोबस के रिपोर्टर थे, जंग अखबार के, आशिक चौधरी उनका नाम था। सही। हर फिल्म के जब सेट होता था, शूटिंग होती थी, तो जहाँ रीमा होती थी वो वहाँ ज़रूर होते थे। अच्छा। हाँ जी, ये हो ही मुमकिन ही नहीं कि वहाँ रीमा की शूटिंग और वो ना हो, खा डे में शूटिंग हो या नाइट को। बाकी किसी भी हीरोइन की शूटिंग पे वो नहीं जाते थे। कवर करते थे रीमा को। कवर तो सारे सबको करते थे, लेकिन टॉप पे रखते थे वो रीमा को। क्या बात है। अब मुबैना तौर पर जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, या हो सकता है ये जो दूसरी वक्त की उन्होंने इल्ज़ाम लगाया हो कि जी ये उनको पैसे देती, लिफाफा देती हैं। अच्छा। हाँ जी, तो ये लिफाफे का लफ्ज़ मैंने वहाँ से सुना। आजकल तो खैर आम है ना, आम हो गया। अब मुझे नहीं पता कि आपको लिफाफा मिलता है या नहीं मिलता जी, तो लेकिन आम हो गया कि ये लिफाफा मिलता है और एंकर भी उसके बारे उस हिसाब से बोलते हैं। हाँ। तो खैर लिफाफे तो हमें भी मिलते हैं, लेकिन ये खाली कागज़ के मिलते हैं। तो ये एक उनके बारे में आप यूँ कह ले इल्ज़ाम था जो आम था, मैंने भी सुना। तो मैं बयान इसलिए कर रहा हूँ कि ये अब हकीकत तो अल्लाह को पता ना थी या नहीं, हो सकता है वो वैसे ही उस शोबज़ रिपोर्टर के अल्लाह उनको रहमत करे फौत हो गए कि उनकी वैसे पसंदीदा आर्टिस्ट और उसको प्रमोट करते हो, अपनी फैन फॉलोइंग भी तो होती है अपना। अब जैसे रीमा जो थी वो जितनी हीरोइन थी हर एक से उनको जेलसी भी हो सकती है या नापसंदगी भी हो सकती है, लेकिन नीली की वो आशिक थी। हालांकि उनकी फेवरेट आर्टिस्ट थी वो नीली। तो इस तरह हो सकता है उनकी ये फेवरेट हो, लेकिन जो इल्ज़ाम उन पर लग गया वो ये था कि ये उनको लिफाफा देती हैं, क्योंकि उनकी हर खबर छापते थे। अच्छा। रीमा जी उम्रे पे चली गई, रीमा जी वहाँ आ गई, रीमा जी आई कराची गई, फलां, ये खबरें बाकी नहीं। खबरों की जिन्नत तो माशाल्लाह आज भी हमेशा रहती हैं रीमा और इससे और किसी और इनकी खबर नहीं लगती थी। ये एक तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि पहली बार ये रस्म उसने डाली, रीमा ने, गरीबों की, गरीब टेक्नीशियन की मदद करने की। वाह। वो बहुत कम लोगों को ये पता है कि गिविंग एंड पे रही हमेशा। क्या बात है। उनका उनका एक काम करता था लड़का जो उनके साथ हेयर ड्रेसर भी था, ये था एज असिस्टेंट और जिस तरह होते हैं। हाँ जी, वो जब ट्रेड छोड़ के गई हैं तो आप यकीन करें कि उसको दफ्तर देकर गई हैं एवेन्यू स्टूडियो में, उसको सामान लेकर दे के गई हैं, पत्नी कितने लाखों का सामान, और उसको इतना इंडिपेंडेंट करके गई कि उसको फिर ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं किसी हीरोइन के साथ काम करूं या ये करूं। क्या बात है। ये उसने अपने नौकर का यहाँ तक ख्याल रखा। उसका नाम मैं भूल गया हूँ, पत्नी क्या था, बहरहाल कमाल, ये रीमा बेगम का। और फिर ये कि जो भी गरीब उसके पास गया, कोई फरियाद लेकर, कोई अपनी ज़रूरत लेकर, वो खाली नहीं आया। बड़ी बात।
बड़ी बात। अब ये उन्होंने किससे सीखा ये मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में मेरे जो इल्म है सबसे पहले रस्म डालने वाले सुल्तान राय थे। अच्छा। हाँ जी, सबसे पहले उन्होंने देना शुरू किया। तो उसके बाद मेरे इल्म में जो है वो रीमा बेगम थी। क्या बात है। और इतना देती थी और आप यकीन करके आज तक दे रही हैं। ये पिछले दिनों एक हमारे एक गरीब स्टूडियो में आदमी है, उसको अल्लाह वाला कहते हैं, ठीक है, नाम तो उसका कुछ और है, तो वो नूर जहाँ के गाने फेयर किया करता था मोटे लफ्ज़ से। सही। तो वो बड़ा मशहूर था क्योंकि हर गाने पे वो कहती थी अल्लाह वाले ने बुलाओ। अच्छा। हाँ, वो फेयर करके देता था मोटे मोटे, तो वो फिर पढ़ती थी, क्या बात, गाती थी। तो उसकी बेटी की शादी थी। सही। उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी की शादी है। तो मैंने कहा अच्छा भाई, जो हो सकेगा ज़रूर करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल। अब उसका देखिए, उसका मुझे फ़ोन आया, मैं कराची चला गया 3-4 दिनों के लिए। जी बिल्कुल। इस दौरान उसकी बेटी की शादी थी, मैं भूल गया। तो उसने मुझे फ़ोन किया, तो जब फ़ोन किया मैंने उसका नंबर देखा, मैंने फ़ौरन कहा, मैं कहा यार मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस तरीके से कराची में भूल गया, लेकिन जो उस बेटी का हक है मैं आके जो कुछ भी होगा मैं दूंगा। बिल्कुल। कहता नहीं नासिर साहब, वो तो अल्लाह ने बहुत अच्छा कर दिया। मैंने कहा क्या, वो क्या हुआ? कहता वो मैंने रीमा जी को फ़ोन किया, उनको मैंने कार्ड भेजा कि आप तो अमेरिका में हैं, मेरी बेटी की शादी है। तो कहता उन्होंने जवाब में मेरे से ये पूछा कि मुझे सिर्फ ये बता दो कि खाने पे कितने पैसे लगेंगे, वाह, जहेज़ में क्या देना है, वाह, और फलां किस्म के जो भी खर्चे हैं मुझे बताओ। ये बड़ा पढ़ना है। कहते हैं मैंने उनको लिस्ट दिया है, और कहता है मेरी शादी से 2 दिन पहले वो तमाम पैसे खाने के, पीने के, मेहंदी के, बारात के, बेटी के जहेज़ के। ये होता ना दिल सर। हाँ, थोड़ा सा ज़हनी तौर पर उससे नाराज़ भी हूँ। क्यों सर? ये अभी बता दूंगा जब बोलूँगा कि नाराज़ क्यों हूँ। तो हम सफ़र जो साथ साथ चलते हैं, शाना बशाना हो, और 20 साल तक उनका साथ हो, तो उनके दरमियान गुफ्तगू तो होनी चाहिए ना। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी और चाहिए। फिर जब अलग अपनी अपनी मंजिल पर कुछ चला जाए तो उसके बाद उस हम सफ़र को याद तो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बस यही गिला है मुझे बाबरा शरीफ से। मेरा और बाबरा शरीफ का सफ़र जो है ये 20 साल का है, और इसमें बड़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो आप देखेंगे, और सामीन के लिए भी और नाजरीन के लिए भी ये एक इन्फॉर्मेशन होगी। और फिर मैं फ़ैसला आप पर और सामीन पर छोड़ूंगा, नाजरीन पर छोड़ूंगा कि मेरा गिला या मेरी नाराज़गी जायज़ है या नहीं। हाँ, ये आप लोग बताएंगे। तो उनको जब भी मैं देखता हूँ, जब से वो इंडस्ट्री छोड़कर गई हैं, मेरी उनके साथ एक मुलाकात हुई है, मैं उनके घर गया था। ठीक है। और मैं अकेला नहीं था, हमारे इंडस्ट्री के कुछ लोग थे। उस वक्त बहस ये चल रही थी कि पाकिस्तान फिल्म पर जवाल है, तो इसको हम आगे कैसे लेकर जा सकते हैं। सही। तो उस सिलसिले में बाबरा शरीफ साहब से मुलाकात हुई उनके घर पे, MM आलम रोड पे। वो मेरी हमसाई भी हैं। अच्छा। और हमसाई कहते मान जाई होती है, लेकिन वो ऐसी हमसाई है कि जो मेरे करीब रहते हुए मेरे से हज़ारों मील दूर है। हो। तो वहाँ उस मुलाकात की मुझे एक बात याद है कि बाबरा शरीफ काफ़ी बोली, और जो मैंने नोट किया कि 2 चीज़ें उनके अंदर मैंने नोट की। एक ये कि वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बेशक छोड़कर चली गई, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर उनकी ऐसे ही नज़र है जैसे पॉलिटिशियन अगर सियासत से आउट हो जाता है तो हर सियासी अखाड़े को वो जानता होता है। बिल्कुल। तो एक तो उस मुलाकात में ये पता चला कि हम समझते थे कि इतना अरसा हो गया, तो ये क्योंकि मेरे ख्याल में इंडस्ट्री छोड़ने के कोई 15 साल बाद मुलाकात हुई मेरी उनसे। अच्छा। तो वो मैंने अपना गिला भी किया कि आप नहीं मिलती, नहीं फ़ोन करती वगैरह वगैरह। तो जो उन्होंने हंस मुस्कुरा के टाल दिया। तो वो जब बहस कर रही थी कि फ़िल्म में कैसी बननी चाहिए इंडस्ट्री को रिवाइवल के लिए, तो उससे मुझे 2 चीज़ें लगी। एक तो ये कि उनकी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर नज़र है, लेकिन जो उन्होंने फ़िल्म कोट की ना कि इस किस्म की फ़िल्म में पाकिस्तान ने बननी चाहिए। हाँ जी। तो उससे मैंने इत्तेफाक नहीं किया, और उसके बाद मैंने उनसे बहस नहीं की। वो लोग उनके सुनते रहे, मैंने फिर उनकी बात में इंटरेस्ट नहीं लिया। सही है। वो एक फ़िल्म आई थी इंडिया की, उसमें वो जीना इसी का नाम है कि पत्नी, ये कुछ इस किस्म की फ़िल्म थी। ठीक है। जिसमें वो बाहर जाता है और वो टमाटरों की फ़ाइट में भी हो जाते हैं और फलां आज़मा का, अजीब गरीब किस्म की फ़िल्म की। तो मैंने इत्तेफाक नहीं किया। मेरा एक अपना
बड़ा क्लियर विजन है अपना फिल्म की कहानी के बारे में और फिल्म के बारे में। तो हम आ गए। एक मुलाकात फिर ऐसी कि मैं टेलीविजन पर इंटरव्यू दे रहा था, तो बीच में कहीं बाबरा शरीफ का जिक्र आ गया। हाँ। तो उनको उन्होंने टेलीफोन पे लाइन पे ले लिया। हाँ, लाइन पे ले लिया। तो अब लड़की बारीक भी बहुत है, उसकी यादाश्त भी बहुत अच्छी है, ज़हीन भी बहुत है। अच्छा। हाँ, बहुत। तो वैसे भी आपको बात बताऊं कि वो वाहिद छोटे का 2 और लड़कियां पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आई जिनके कद छोटे थे। सही। लेकिन दोनों लड़कियों ने कभी भी किसी को एहसास नहीं होने दिया कि हमारा कद छोटा है। वो अपने काम और परफॉर्मेंस से बड़ी हो जाती थी स्क्रीन पर आने के बाद। वाह, क्या बात है। उनमें एक सबिया खानम थी, ठीक है, और दूसरी बाबरा शरीफ थी। माशाल्लाह। तो बाबरा शरीफ चूँकि पढ़ी लिखी भी है और ज़हीन भी है, बिल्कुल, यादाश्त भी अच्छी है। तो जब उन्होंने वो ऑनलाइन लिया ना, तो कि ये नासिरदीप साहब हमारे पास है और कुछ बात, तो उन्होंने पहली बात ये की कि देखिए नासिरदीप साहब को मुझसे ये गिला होता है कि मैं उनको फ़ोन नहीं करती और मिलती नहीं, या तो बहरहाल ये उनको भी एहसास है कि वो मुझे फ़ोन नहीं करती और नहीं मिलती। तो एक दिन, कुछ दिन पहले मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, इत्तेफाक से मेरे सामने किसी ने वो चला दिया। अच्छा। मोबाइल पे। तो उसमें वो यहाँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आई थी अल्ताफ़ हुसैन मरहूम, अल्लाह उनको करके रहमत करे, उनकी फ़िल्म की ओपनिंग थी जी। तो उस पर उनको बाबरा शरीफ को उनको बुलाया, बड़ा धमाकेदार वो उनका इस्तकबाल हुआ। हाँ, और इंडस्ट्री के सारे लोग इकट्ठे हुए, ढोल बजे, जो कुछ भी, तो सबको शौक़ भी था उनको देखने का। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आसिया से लेकर आप यहाँ आज की जो हमारी लड़कियां हैं उन तक आ जाए, मैं वहियात को आ जाए, ये वो हानी आमिर हो गई। हाँ, अब जो के चल रहा है, इनको अवाम को देखने का तो शौक़ है, मान लिया, लेकिन खवास का और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को इतना शौक़ इनको देखने का नहीं होता कि रोज़ देखते हैं शायद। हाँ, शायद। बाबरा बाबरा शरीफ वो लड़की थी, आप यकीन करें, जिसको बाहर के लोगों से ज़्यादा स्टूडियो के अंदर के लोग देखना पसंद करते थे। अच्छा। हाँ जी, उनकी शुक्र पे आकर बैठ जाना, उनको देखना, उनसे बातें करना, उनकी बातें सुनते। बातें तो वो किसी से खैर बहुत काम करती थी, लेकिन गज़ब की शरारती थी। और ये ज़हीन आदमी की पहली निशानी होती है कि वो शरारती बहुत होता है। तो इतनी शरारती थी, बाद दफ़ा तो ऐसी शरारत कर देती थी कि जो प्रोड्यूसर के लिए या डायरेक्टर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त भी होती थी। मसलन एक दफ़ा ये आउटडोर शूटिंग में गई, तो ये कहने लगी कल मैं ना आप लोगों के लिए ना लेके आऊँगा, खाने पीने को मैं लेके आऊँगी। अच्छा। तो पापड़ लेके आई और पापड़ खिला दिए सबको। खाने के बाद पापड़ तो सारे झूले लाल हो गए। भंग के पापड़ खिला दिए उनको, भंग वाले पापड़ खिला दिए। हाँ। तो इस किस्म के मजाक, और सेट पे जुगत बहुत अच्छी करती थी, हाजिर जवाब बहुत थी, हर आदमी उनसे बात करके जीत नहीं सकता था। तो इस बाबरा शरीफ से फिर वो मेरा गिला भी अपनी जगह पर मौजूद है। और जब भी उसकी याद आती है तो मुझे एक शेर याद आता है, वो पूरा शेर तो मुझे सही याद नहीं है, लेकिन मैं सुना दूंगा, पब्लिक समझ जाएगी। तुझसे मिलके मुद्दतों महवे यास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। मेरी उसकी दुश्मनी भी रही है, लेकिन वो मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं सच बोलता हूँ, खा मेरे खिलाफ क्यों ना हो। वाह, यही अल्लाह का हुक्म भी है। बिल्कुल सही, कि हक और सच की बात करो, खा तुम्हारे अपने खिलाफ हो, खा तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ हो, खा तुम्हारे कराबतदारों के खिलाफ हो। और इसीलिए जो सच्चा आदमी है उसका दर्जा अल्लाह ताला ने शहीद जैसा रखा है। सही, कि सदीक जो है वो शहीद के साथ उठेगा। क्या बात, क्या बात। तो उसकी फिल्मों में ख़ास तौर से आप उसकी फिल्में देखें, मजाजन देखें आप, मजाजन सुपर हिट मूवी, बिल्कुल फिल्म तो सुपर हिट थी। आप उसमें शान का काम देखें, आप ये देखें सैयद नूर ने उसे काम कहाँ लिया है। उसका एक सीन है जिसमें शामा जी सामने डांस कर रही हैं और शामा जी को ये एतराज़ होता है कि शान साहब शराब क्यों पीते हैं, उसमें ये शराब पीते हैं। अच्छा। तो ये उनसे कहता है कि मैं नहीं पीता या मैंने छोड़ दी। तो अब गाना है तो गाने में शान आकर बैठ गया और उसने पी हुई है और 7 बोतल भी रखी हुई है। अच्छा। सर साइलेंट सीन है इंटर कटिंग में कि किस तरीके से उसने वो बोतल उठाई है और किस तरीके से उसने वो चुस्की ली है और किस तरीके से वो सैमा को देख रहा है। आप वो फिल्म का वो गाना देखिएगा। तो फिर शान आर्टिस्ट हो गया सर। वाह। जैसे सैमा एक्ट्रेस से भी आर्टिस्ट बनी तो नूर साहब की वजह से। सही। तो फिर शान सर आर्टिस्ट हो गया। जब आर्टिस्ट बन गया शान,
तो शान फिर वक्त के ज़रा हमारी इंडस्ट्री जो थी वो रूब ज़वाल होना शुरू हुई जी। उसकी कई वजूहात हैं जी, उसको छोड़ें उसमें वो तो हम एक दफ़ा कोई एपिसोड करेंगे फिर का इंशाल्लाह। एपिसोड उसमें बता बिल्कुल। देंगे। तो उस वक्त प्रोड्यूसर जो था और टेक्नीशियन जो थे उनको शदीद ज़रूरत महसूस हुई कि यार फिल्में शुरू हों, क्योंकि सबके घर चल रहे थे, चूल्हे चूल्हे ठंडे चल हो रहे गए, थे। स्टूडियो वीरान होने शुरू हो गए, वो फलां ठीक। उस दौर में शान ने इंडस्ट्री के साथ पैसे जो थे 1 करोड़ रुपया कर दिए। हम सब इकट्ठे थे ना, हम एक फैमिली थे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, हम सब एक ही रास्ते पर चल रहे थे ना, इज्जत शोहरत और दौलत की तरफ, और सब हम साथ साथ थे। तो जब हम सफ़र हो साथ आपके और आप उसके साथ सफ़र कर रहे हो, तो आप एक तरफ अगर दौड़ रहे हैं या चलो आप चल रहे हैं और एक मुसाफिर जो है वो कमज़ोर है, थक के बैठ गया है, आप अपना सफ़र आगे नहीं जारी रख सकते। अगर आपके अंदर इंसान है तो, अगर एहसास है, रुक जाएंगे ना आप, बिल्कुल, क्योंकि आपके साथ है वो। जब वो चलने के काबिल होगा फिर लेके चल पड़ेंगे। और अगर आप दौड़ रहे हैं और दौड़ में आगे निकल गए, तो इतना आगे क्यों निकल गया कि वो पीछे वाले का पता नहीं, उसे चीते खा गए, शेर खा गया, किसी ने लूट लिया, गया गिर के मर गया। शान ने उस वक्त 1 करोड़ रुपया किया जब प्रोड्यूसर पूरी फिल्म 1 करोड़ रुपये में बनाता था। तो उस वक्त जो हमारे डायरेक्टर मसूद भट्ट, उन्होंने बड़ी इसके साथ जाकर बातें की, बड़ा समझाया, और लोगों ने भी समझाया, बड़े लोगों ने समझाया, लेकिन शान की समझ में नहीं आई बात। तो मैं नहीं समझता कि पैसे ज़्यादा लेने से एक्टर होता है, बड़ा एक्टर होता है। अजमल खान थे, सारी ज़िंदगी 10-15 हज़ार रुपया लेते रहे वो बतौर आर्टिस्ट। आज भी लोग कहते हैं अजमल खान जैसा आर्टिस्ट पैदा नहीं हुआ। अफजाल अहमद 20-25 हज़ार रुपये का या 30 हज़ार रुपये का एक्टर था। लोग आज भी मानते हैं अफजाल जैसा एक्टर बहुत कम पैदा होगा। तो परफॉर्मेंस का पैसों से ताल्लुक नहीं है। वो सही कह रहे हैं, लेकिन सर वो परफॉर्मेंस का ताल्लुक है पैशन से। एनी हाउ, मैं फिर यही बात कहूँगा कि ये उसका पर्सनल मामला था। उसमें जहाँ इंडस्ट्री का नुकसान है उसका भी नुकसान हुआ, लेकिन अगर उसकी जगह मैं होता ना, तो मैं वो पैसे ले लेता जो प्रोड्यूसर देता है। ठीक है। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जब मैंने बिलाल लशारी से 15 लाख रुपया लिया ना मौला जट, उस वक्त मेरे पास सूदी भट्ट ये वो आते थे, तो ये मुझे कहते थे यार मेरी फिल्म कर दो, ये कर दो, और बड़ी मुश्किल से प्रोड्यूसर को घेर के लाते थे। तो मैंने कहना यार मैंने पता तू ऐने पैसे लेना है। मैं कह तू कितने देगा, आपके ख्याल में मुझे कितने पैसे देता होगा? 15 लाख रुपये। सर मुझे कभी उसने 2 लाख रुपया नहीं दिया, आप 5 लाख की बात करते हैं। फिर मैंने एक ऐलान किया, मैंने कहा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूसर फिल्म शुरू करेगा मैं फ्री कहानी लिखूंगा, जो पहले मेरे पास आएगा। चौधरी याकूब नाम के एक प्रोड्यूसर, वो मेरे पास आ गया, जिंदा फ़ोन करके पूछ ले, एक पैसा नहीं लिया, पेट्रोल अपना, सिगरेट अपने, और कहानी उसकी लिख कर दे दी, कि सिर्फ इसलिए कि यार चूल्हे जलते रहे। तो अल्लाह ताला ने मुझे उसका इनाम भी बहुत दिया, उसका लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने किसी के चूल्हे का जिक्र किया, मेरा चूल्हा आज तक नहीं ठंडा होने दिया उसने, न मुझे बेकार बैठने दिया। बाद में मैंने लाखों ले लिए, सारी कसरें जो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। तो ये पर्सनल होते हैं, लेकिन ये है कि शान, अगर शान बना तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से ऐसे ही। तो मुझे धर्मेंद्र ने कहा था जब मैं उनकी कहानी लिखने गया था कि उस दौर में मैं यहाँ पाकिस्तान में 1,60,000 1,50,000 रुपये लेता था, 88 की बात है। सही है। तो उसने मुझे उस दौर में कहा था कि मैं पहली फ़िल्म का 7 लाख दूंगा, और उसके बाद आप मेरे लिए फ़िल्में लिखते जाएं, मैं बनाऊं या ना बनाऊं, मुझे आपसे मोहब्बत है, आपको यहाँ मैं फ़्लैट लेकर देता हूँ जोहू में। अच्छा। उस वक्त वहाँ एक कमरे का फ्लैट जो था 12 लाख रुपये का था। कहता आप हिंदुस्तान आ जाएं। मैं जी ठीक है, मैं आपको बताऊँगा। मैं उनको कहानी लिख कर दिया, मैं वापस आ गया। मैं वापस नहीं गया। फिर शान को उन्होंने, रेशम को उन्होंने मैसेज दिया। एक PIA में पायलट चलता था, उसका बड़ा तल्लक था इंडस्ट्री से, कि नासिर साहब वो धर्मेंद्र जी आपको याद कर रहे हैं। उन दोनों मोबाइल तो थे नहीं, तो वो आप मैसेज कन्वे करते थे। हाँ, काम करें। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गया दोबारा, तो कहने लगा आपने मेरी ऑफ़र ठुकरा दी। मैंने कहा धर्म जी आपने मुझे बुलाया मौला जट की वजह से। मौला जट पाकिस्तान की फ़िल्म थी, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता। वाह। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपना पाकिस्तान चाहिए। खूबसूरत। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो कहने का मकसद ये है कि मोहब्बत जो है ना अपने इंडस्ट्री से,
वो भी ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल। और शान को तो इसलिए करनी चाहिए, ये उसके बाप की विरासत है। बिल्कुल विरासत है सर, चल रही है अभी तक माशाल्लाह। माँ की विरासत है, ऐसे ही है। हम उनके वो पैरोकार हैं इस तरीके से। बहरहाल जी, फिर आता है कि शान की मजाजन और सुपर हिट फिल्में, फिर उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, फिर उसको निगार अवार्ड भी मिला, लक्स स्टाइल अवार्ड भी मिला, लक्स अवार्ड भी मिला, उसको खूबसूरती के अवार्ड के पत्नी क्या क्या जितने अवार्ड थे उसको मिले, बेपनाह इज्जत मिली माशाल्लाह। और उस बेपनाह इज्जत के होते हुए फिर उसके बावजूद फिर मैं वही बात करूँगा, पत्नी क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो गई या क्या हुआ कि उसने हमें छोड़ दिया। वो है ना कि कैसे कह दूँ कि उसने छोड़ दिया मुझको, परवीन शाकर का शेर है। बात तो सच है लेकिन बात है रुसवाई की। तो उसमें अपनी रुसवाई ये है कि कोई कहने वाला ये भी तो कह सकता है कि नासिर साहब अगर तुम इन्नी चंगे सो तो तुम छाड़ के क्यों जाता, कह सकते कोई तो वजह होगी ना कि हाँ, कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन वो वजह अब सिर्फ शान शायद का कभी इंटरव्यू करें वो बता सकते हैं, मुझे नहीं सर पता। मैं ज़रूर पूछने की कोशिश तो बहरहाल मेरी ये दुआ है, शान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार है बेशक, और उसके बारे में मैं हमेशा कहा करता हूँ कि वो शाहरुख खान से बड़ा एक्टर है। अच्छा जी, क्या बात। अगर उसे काम दिया जाए, अगर उससे काम लिया जाए। सर आज भी दुनिया मानती तो है, बिल्कुल मानती पाकिस्तानी है, मानते तो हैं, और इंडिया में भी लोग मानते हैं कि उस जैसा अदाकार नहीं है। 1970 से लेकर 1990 तक, 1996 तक उसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और आखिरी फिल्म भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरहिट थी, 96 में रिलीज हुई और सुल्तान रही उसके हीरो थे। अच्छा, है फीमेल ही, ये कंफर्म हो गया है फीमेल, हाँ ये कंफर्म हो गया। हाँ जी, अब आप गैस कर लें, अंदाजा करें, वो गैस लगाएं, देखें वो लगाते हैं कि नहीं लगाते, ये उनकी मर्जी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ अपने सामीन को, नाजरीन को, कि उस लाजवाब औरत और लाजवाब आर्टिस्ट का नाम है अंजुमन। अल्लाह अकबर, अंजुमन जी की, अंजुमन, जिसका असल नाम भी अंजुमन शाहीन था। अच्छा हाँ जी, ये मेरे ख्याल में है दूसरी या तीसरी खातून होगी जो अपने ओरिजिनल नाम के साथ है, वरना आपको पता है यहाँ लड़कियाँ अक्सर अपना नाम बदल लेती हैं और ये बोगरीब किस्म के नाम रख लेती हैं। अंजुमन शाहीन थी जिस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आज शाहीन को एक तरफ रख दिया। अच्छा, अंजुमन आई बन के, बिल्कुल सादा, बिल्कुल सादा अंजुमन बन के आई और फिर हर अंजुमन की वो अंजुमन बन गई। क्या बात। स्टार्ट उसका, जैसे हर बड़े आदमी का स्टार्ट मैंने देखा है कि गंभीर होता है, ज़रा मुश्किल होता है, बल्कि यूँ कह ले कि कुछ नाकामियों से दो चार होता है। अल्लाह ताला आजमाता है शायद उसके पैशन को कि वो कितना इस काम में पैशन है, तो बल्कि शायद भी नहीं कहना चाहिए। हाँ, तो वो फिल्म नाकाम भी होती है, सब कुछ होता है। तो वो भी हुई, पहली फिल्म उनकी सूरत थी जिसमें वो नमूदार हुई। शबाब किरानवी मरहूम उनको लेकर आए थे। शबाब किरानवी का पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा एहसान है। बड़े बड़े आर्टिस्ट दिए उसने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, जिनमें बाबर शरीफ जैसा नाम भी है, अंजुमन भी है, गुलाम मोहिउद्दीन भी है, मोहम्मद अली भी हैं, मोहम्मद अली भी हैं, और भी बहुत सारे लोग बेशुमार। बहुत ही वो इसके सिलसिले में यूँ कह लें कि जैसे वो तो एक तलाश निकलने लगता है, जड़ी बूटी की तलाश में कोई आदमी तो कोई ना कोई जड़ी बूटी ढूंढ लेता है, तो वो जड़ी बूटी की तलाश में रहे और जब तक वो जिंदा रहे वो जड़ी बूटी की तलाश में रहे और उन्होंने की। तो अंजुमन उनमें से एक थी। तो अंजुमन फिर जिस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आई है तो मैं आपको बता नहीं सकता कि 1970 में उसकी एंट्री हुई। अच्छा, और मैंने आगे भी एक इंटरव्यू में ये बात बताई हुई है, फिर बताता हूँ कि वो जो रिकॉर्ड उसके पास है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की किसी हीरोइन के पास नहीं है। वो क्या है सर? अब ये भी आंटी से कह के गैस लगाए, ये तो वो गैस लगा सकते हैं ना। अच्छा, ये भी आप गैस कर लें। पाकिस्तान की हर हीरोइन को उसने देखा, हाँ, और इंडिया की हीरोइंस को भी देखा। अब मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ तक कि मुझे याद है कि हिंदुस्तान में उस वक्त नरगिस और मधुबाला होती थी, वैजयंती माला, ये 3 हीरोइन के नाम हमें याद है, बाकी बाद में आती रहीं। मीना कुमारी भी आई और पत्नी कौन को नहीं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 2 थी, मुसरत नज़ीर थी और सबिया खानम थी। सबिया खानम थी। उसके बाद फिर बीच में नैयर सुल्ताना एंटर हो गई और फिर उसके बाद आती गई और फिर आज तक फिर जो आपके सामने है। मैं जब नज़र इधर उधर दौड़ाता हूँ तो मुझे ऐसी कोई हीरोइन नज़र नहीं आती जिसके पास वो रिकॉर्ड हो। और वो रिकॉर्ड ये है कि ना हॉलीवुड में,
ना बॉलीवुड में, ना लॉलीवुड में, ना तेलुगु में, ना कहीं तमिल में कहीं किसी हीरोइन के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि उसकी 3 फिल्में रिलीज हुई हों एक साथ। 3 फिल्में एक साथ कौन कौन सी? इतनी जल्दी तो नहीं बताऊंगा। 3 फिल्में रिलीज हुई हों, तीनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरहिट हों। एक फिल्म 1 साल पूरा चले एक सिनेमा में, 1 साल, और 2 फिल्में 2 साल चली एक सिनेमा में, फिर तीसरे साल में दाखिल हो गई। और ये कंपटीशन इस हद तक बढ़ा कि वो 2 सिनेमा खाली नहीं होते थे। ट्रेड ने इकट्ठे होकर मीटिंग की और दोनों प्रोड्यूसरों को मिन्नतें की कि आप मुकाबला छोड़ें, क्योंकि दोनों इस मुकाबले पे लग गए थे कि वो पहले उतरती है, ये पहले उतरती है। और फिल्में भी आमने सामने थी, एक मेट्रोपोल में थी, एक नगमा में थी, और जो तीसरी फिल्म 1 साल बाद उतरी वो गुलिस्तान में थी, बिल्कुल साथ साथ एक हीरोइन की फिल्म। लेकिन ना वो उतर रही थी मेट्रोपोल वाली, नहीं ये उतर रही थी। सिनेमा खाली हो रही, तो फिल्में उस दौर में धड़ाधड़ बन रही थी। और बाकी वाले सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स परेशान बैठे हैं कि ये उतरेगी तो हमारी फिल्म आएगी। हर एक की पसंद थे मेट्रोपोल, पहली चॉइस होती थी और नगमा सिनेमा। तो फिर उनको रिक्वेस्ट करके 2.5 साल या मेरे ख्याल में 2.25 साल के बाद वो दोनों फिल्मों को उतरवाया गया। ये थी अंजुमन। और उन फिल्मों के नाम बताता हूँ। जो फिल्म 1 साल चलकर उनकी उतरी वो थी चानवरियाम, ठीक है। जो फिल्म 2.25 साल बाद उतरी वो थी शेर खान। और जो तीसरी फिल्म थी जो 2.25 साल चली वो थी साला साहब, बिल्कुल। और तीनों में सुल्तान रही थे। 2 का राइटर मैं था, अंजुमन थी। शेर खान और चानवरियाम का राइटर मैं था, ठीक है। और साला साहब के राइटर जो थे वो बशीर नियाज़ साहब थे। ऑल राइट। तो ये रिकॉर्ड आप मद्दोबाले की फिल्म में मुझे दिखा दें, मुसरत नज़ीर की चला लें, सबिया खानम की चला लें, ये मैं मानता हूँ कि एक फ़िल्म हिट हुई होगी, हफ्ते 2 हफ्ते बाद दूसरी लगी वो भी हिट हुई होगी, महीने बाद लगी होगी तीसरी फिल्म वो भी हिट हुई होगी, तीनों एक साथ। लेकिन तीनों फिल्में और साथ समय ये नगमा है, एक दीवार और ये गुलिस्तान है, और सामने मेट्रोपोल, और तीनों फुल हैं। जमे गफ़ीर बैठा है। तो ये जो है रिकॉर्ड, ये फिर हर एक को अल्लाह नहीं देता ना। ये वो एक दफ़ा मेरी एक बड़े मशहूर आदमी है हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, तो वो बिलीव नहीं करते नसीब में। वो कहते यार नसीब कोई चीज़ नहीं होती, इंसान की अपनी मेहनत और वो काम होता है। मैं कहता हूँ यार नसीब होता है। वो कहता नहीं होता। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार 2 आदमी कुआं खोदते हैं, हाँ जी, एक का पानी निकल आता है, एक का तेल निकल आता है, तो खुश नसीब कौन हुआ जिसका तेल निकला? बिल्कुल। तीसरा आदमी कुआं खोदता है, उसको गार निकली, उसमें से सांप निकल, उसने डस लिया, वो मर गया। हाँ, तो बदनसीब हुआ। तो नसीब हुआ ना। तो ये नसीब की बात है ना, मतलब वरना बाबरा शरीफ जैसे भी हीरोइन तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कि तो ही, आसिया जैसी हीरोइन थी, साइमा जैसी हीरोइन थी, लेकिन ये बड़ा मुश्किल मकाम ये किसी को मिलता है। ये अंजुमन थी जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। और मैं पैदा हुई बाज़ार हुसन में रहती थी, और बाज़ार हुसन की ये एक हसीन डांसर थी और बहुत अच्छा डांस करती थी। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी हीरोइनें आई मेरे सामने, अंजुमन समेत, अच्छा, या टैक्सी में आई या रिक्शे में आई, उनमें नीली भी रिक्शे में आती थी, और एक हमारी आर्टिस्ट है मीरा, वो भी रिक्शे में आती थी। ये वाहिद आर्टिस्ट थी जो गाड़ी में आई थी। अच्छा, ये उस वक्त भी इसके जो वेल सेटल्ड के उसकी वजह ये देखिए, लड़की भी हो, जवान भी हो, खूबसूरत भी हो, तो फिर आपको पता है सरमायादार उसको सेटल तो कर ही देते हैं ना, उनके आशिक उनके देने वाले पैसे बेपनाह लोग थे। और वाहिद लड़की थी जिसके 2 ही लड़कियाँ जिनके आशिक मुल्क से बाहर भी थे। अच्छा, बाहर की ऑडियंस भी पसंद करती थी? ऑडियंस भी पसंद करती थी, सरमायादार भी पसंद करते थे, अरबी भी पसंद करते थे। अरबी शेख जो लाखों करोड़ों रुपए दे देते हैं, जिनकी अरबपति कर देते हैं किसी भी लड़की के साथ अगर उनके मरासम हो। तो उनमें एक ये लड़की थी पहले, और दूसरी लड़की मीरा था। अच्छा जी। मैं एक दफ़ा नादर बेगम के घर गया, इसलिए गया कि उन्होंने कोई मसला था, एक फ़िल्म की कास्ट है, वो फिल्म नहीं कर रही थी, तो उन्होंने मेरे से पूछना था कि इसकी कहानी क्या है। मैं चला गया, तो मेरे मुंह से बात पहले जाते निकल गई। मैंने कहा नादरा बेगम आप नई आई हैं, आप ये तफ्तीश करना शुरू कर दी थी, कैरेक्टर कैसा है ऐसा है। मैंने कहा हमसे तो कभी मेरे से तो कभी किसी हीरो ने नहीं पूछा, ज़्यादा से ज़्यादा इतना पूछती मेरे गाने कितने, ठीक है, आप कहानी पूछ रही हैं, आप फिल्म करें।
फिल्म आपकी ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए। आप अगर फिल्म छोड़िए, आपको पता आप नुकसान करेंगे अपने पैसों का। इसके जवाब में वो उठी तो उसने ना अलमारी खोली एक बहुत बड़ी, उसमें से 3 तकिए निकाले। 3 तकिए? 3 तकिए। मैंने कहा ये तकिए क्यों, लाकर उसने फेंके, उनमें से छन छन की आवाज़ आई। उसके बाद जेब खोली तकिए की और उल्टा दिया, दूसरा भी उल्टाया, तीसरा भी उल्टाया। आप बिलीव करें ढेर लग गया सोने का, सेटों का, जिसमें हीरे भी थे, जवाहरात भी थे। तो मैंने तो इतना सोना ज़िंदगी में पहली बार देखा। तो उसने मुझे कहा कि नासिर साहब मेरे पास ये दौलत मौजूद है, मैं पैसों के लिए फिल्म नहीं करती, शौक है मुझे, शौक है मुझे फेम का कि मेरा नाम हो। तो वो मैं बुरे काम नहीं कर सकती, मतलब है कोई छोटा मोटा रोल मैं नहीं कर सकती, किसी के अंडर मैं नहीं कर सकती। मैं हीरोइन आई हूँ, मैं हीरोइन आना चाहती हूँ, मैं इसलिए आपको बुलाया। तो मेरे पास एक गाड़ी भी नहीं है, मेरे पास गाड़ियाँ हैं। अच्छा जी, ये थी वो, मतलब नादरा इतने। तो कहीं उसका स्कैंडल मैंने नहीं देखा कि वो किसी हीरो के साथ इन्वॉल्व में आकर, उसने सुल्तान राय के साथ भी काम किया, गुलाम मोहिउद्दीन के साथ काम किया, इस्माइल शाह के साथ काम किया, यंग हीरो तो इजहार काजी के साथ काम किया। ये 4 हीरो थे। ज़िया मोहिउद्दीन के साथ काम किया। ज़िया मोहिउद्दीन के साथ काम किया। अब इन 4 हीरोओं का और नादरा का एक ताल्लुक, बस मैं आपको क्या कह, हादसा कह सकते हैं या इसमें क्या हिकमत है कि नादरा की ज़िंदगी ख़त्म होने से चंद साल, 2 साल के 2.5 साल पहले, 30 साल की उम्र में इस्माइल शाह को हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अच्छा। उसके बाद 95 में नादरा मर गई। हाँ। 2 साल बाद इजहार काजी को, ये 2.5 साल बाद हार्ट अटैक हुआ, इजहार काजी मर गया। 5 महीने बाद सुल्तान राय कत्ल हो गया। ये जितने भी बड़े लॉट थी एक्टर्स की, ये हीरो की जो उनकी लाश थी, हाँ, सिर्फ गुलाम मोहिउद्दीन जिंदा है, सारे फौत हो गए। ये भी एक इजहार काजी साहब से बाद में, अच्छा वो भी बेचारे डांस कर रहे थे, बड़ी खुशी की रिश्तेदारों की शादी थी, डांस करते करते गिरे और डेथ हो गई। तो ये भी एक इसकी ज़िंदगी का अजीब व गरीब, मतलब मैं देखता हूँ एक तल्लक, ऐसे जैसे ये उसके साथी थे और इसके साथ ही एक पूरा एक गैंग जो है ना वो चला गया। तो इसका साफ ज़ाहिर हीरो लाइन तो मारते होंगे, हीरो भी मारते होंगे, प्रोड्यूसर भी मारते होंगे, डायरेक्टर भी मारते होंगे, राइटर भी मारते होंगे, लेकिन कभी किसी के साथ वो अटैच नहीं हुई। अटैच किन के साथ हुई? फाइटरों के साथ। फाइटर हमारे, हम उसे कहते हैं जो डुप्लीकेट भी करता है। लड़ाई होती है ना जिस वक्त, हाँ जी, तो हीरो को 8-10 आदमी पड़ जाते हैं और 8-10 को वो मारता है और वो बड़े स्टाइल से गिरते हैं, हाँ, वो फाइटर होते हैं। अच्छा। दिहाड़ीदार, उनकी दिहाड़ी जो फाइटर की होती है, किसी की 200 का, किसी की 300, उस दौर में। ठीक है। और जो डुप्लीकेट करता था, मसलन शीशा तोड़ना या ऊपर से छलांग लगाना, इस किस्म की स्टंट टाइप, उसकी 500 रुपये होती थी। तो मुझे नहीं पता कि क्या वाक़या हुआ, इसकी बेस क्या बनी, कि शायद नादरा बेगम का किसी ने डुप्लीकेट किया हो सकता है, या कोई और वजह हो, आई डोंट नो। कि एक दिन मैं स्टूडियो में आया तो मैंने देखा कि ईद के दिन थे, ईद से 2 दिन पहले की बात, रमज़ान शरीफ की ईद थी। ठीक है। कि एक हजूम फाइटरों का, कुछ 40-50 फाइटर जनाब इकट्ठे खड़े हुए और हैदर चौधरी साहब के कमरे में नादरा बेगम बैठी हुई, और जनाब एक एक फाइटर जा रहा है, उसको बेहतरीन जोड़ा। अच्छा। हर फाइटर एक ही कलर का शलवार कमीज़ और जो भी था पैक, वो जोड़ा, और साथ ईदी 500 रुपये हर एक को, तमाम फाइटर को दी। और ये उसकी ज़िंदगी मरने तक ये सिलसिला टूटा नहीं। और तमाम फाइटर जो थे वो इंतहाई क्या कहना था, बदतमीज़ भी होते थे, हर एक को छेड़ते भी थे, हर एक के साथ, हीरोइन के साथ ख़ास तौर से पंगा भी लेते थे। अब फाइटरों ने जब हीरो लड़की को लेकर भागा है तो वो डुप्लीकेट हीरो का घोड़े पर फाइटर करते थे, तो हीरोइन को बिठाते साथ और फिर हरकतें करते थे उसके साथ, वो अब घोड़े पर जा रहे होते थे। लेकिन उसके साथ इस किस्म का एक डुप्लीकेट था कि उसको उठा के जाना था, तो फाइटर ने कहा ये मैं नहीं जाऊँगा। उसने कहा क्यों? कहता सर वो उसको मैं पकड़ूंगा ना, मैं तो उसको बहन कहता हूँ और बहन समझता हूँ। तो तमाम फाइटर उसको बहन समझते थे। वाह।
तमाम फाइटरों की वो बहन थी और हर एक को ये पता था कि किसी दिन अगर हमने नादरा के साथ कोई बदतमीज़ी की या कोई मिसबिहेव किया तो सारे फाइटर आएंगे और मेरा सर फाड़ देंगे। तो ये मैं उस दौर में, तो अगर आज के मेरा जहन होता तो मैं ज़रूर पूछता कभी नादरा से, लेकिन वही बात है कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी ज़ाती मामला में दखल देने में या दिलचस्पी कभी मैंने ली नहीं। जो मेरे सामने होता है ना, मैं वही होता है। यही वजह है कि मैंने वो एक प्रोग्राम में, शायद आपके भी प्रोग्राम में कहा था कि मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हर लड़की को पाक दामन समझता हूँ। क्या बात। उसकी वजह ये, मेरे से पूछा था एक आदमी ने, इतराज़ भी किया, और तू किन्ना किन्ना नू पाक दमन समझना आया कि ये मैंने कहा मेरी बात सुने, आप जो बकवास कर रहे हैं, मुझे कसम खा कर बताएं आपने देखा है? हाँ। कहता नहीं। जो चीज़ आपने आंखों से देखी नहीं। मैंने कहा जब तुमने एक चीज़ देखी नहीं तो तुम कहते क्यों? मैं कहा मैं तो सुनता भी नहीं, तो अगर कोई देखूंगा तो मैं किसी की बात करूंगा। एक आदमी को मैंने चोरी करते देखे नहीं और मैं उसे चोर करना शुरू कर दूँ, ये कहाँ की शराफत है? इसी तरह। तो बाकी फिर मैंने उसे कहा कि ये जो आप यहाँ देखते हैं, चूँकि ये शोबस की लड़की हैं, इनका किसी से मुस्कुरा कर देखना भी आपको फ़ौरन वो पता चल जाता है, अखबार में भी आ जाता है, वो लड़की फ़लाँ के साथ आज घूम रही थी, आज नासिरुद्दीन के साथ वहाँ चाय पी रही थी, आज सुल्तान राय के साथ वहाँ थी। मैंने कहा यार जो शरीफ लड़कियाँ घरों की महल्ले दरी हैं, वो भी तो चाय पीने जाती हैं, वो भी तो डेट मारती हैं, लेकिन उनकी पता नहीं चलती, वो शोबिस की नहीं ना होती, शोबिस की नहीं। उनकी बात महल्ले तक रहती है, हमारी बात अखबारों में आ जाती है। बात सिर्फ इतनी है, और हमारे बारे में ये मशहूर है कि यहाँ बड़ी कोई बुराई होती है, बड़ा कुछ इस किस्म का होता है। आशा कल मैंने तो एक टीवी प्रोग्राम में कह दिया था, मैंने कहा मेरे साथ जिसकी मर्जी हो आके बहस कर ले, हम डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, सबसे कम करप्शन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में है। ओके। मैंने तो नहीं कभी ऐसा करप्शन सवाल ही नहीं पैदा होता भाई, लेकिन वो एक है ना, वो हम इस वजह से बदनाम हो गए कि हमारे पास लड़कियां रेड लाइट एरिया की थी। लेकिन उस टाइम पे सर वो लेकिन रेड लाइट एरिया की लड़कियों की अब आप सुन लें जी सर, मैंने उनसे ज़्यादा कभी मुअद्दब कोई लड़की नहीं देखी। मैंने काम किया है, मैं नई नस्ल में भी काम कर रहा हूँ। मैं जो नई लड़कियाँ ये हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका मैंने अपने साथ जो बिहेवियर है वो भी देखा है, गुफ्तगू भी सुनी है, बोलने का अंदाज़ भी देखा, पढ़ी लिखी इंग्लिश में बात करती हैं। लेकिन एक होता है ना कि जो कह रही होती है ना, वो दिल में होता नहीं। तो वो इतनी मुअद्दब थी, इतनी मुअद्दब, इतनी तहजीब याफ्ता, इतनी इज्जत करने वाली कि अंदाज से ज़्यादा। तो फिर मुझे वो पता चला कि वो पुराने ज़माने में जो राजे महाराजे थे ना, वो अपनी बेटियों को तवाइफों के कोठे पर छोड़ आते थे कि ये आदाब सीखें, मेहमान के सामने आने का, खाना रखने का, मिलने का, जुलने का। तो वो उनको यही सिखाया जाता है शायद, जो भी है उसको वेलकम करो, अच्छे तरीके से वेलकम करो। तो जैसे वो मुझे बात आ गई फिर नीली की याद के, जब मैंने उससे पूछा कि तुमने कभी इश्क किया, कहती हर रोज़ करती हैं कि सिखाई माँ ने ये यही सिखाया। तो बात ये है कि जो आपको सिखाया जाता है तो वो आप उस पर अमल कर। लेकिन इसको मुझे नहीं पता माँ ने क्या सिखाया, इसने उस लिहाज से आज तक ज़िंदगी में किसी को मैंने नहीं वेलकम करते देखा। किस उम्र में एंट्री हुई थी इंडस्ट्री में इनकी, क्या एज थी उस टाइम? 22 साल की थी, वो 20 साल की। 86 में इकट्ठी है ना नादर और नीली, ये 68 में पैदा, ये 22 साल की थी और 95 तक रही। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान फिल्म में से जितनी भी हीरोइन आई, सबसे कम उम्र जो थी ना काम करने की, वो नादिरा बेगम की थी। 86 में आई, 95 में इस दुनिया से चली गई। यानी आप यूँ समझ लें 9 साल काम की। 9 साल। और कितनी फिल्में की? लेकिन 9 साल में इतना नाम पैदा किया कि आज भी लोग नादिरा को बतौर बड़ी फैन फॉलोइंग है। मुझे कहता है कि ऐसे लगता है कि इनमें एक हम ले लेंगे, एक को छोड़ देंगे, क्योंकि दोनों अच्छी नहीं है। सही है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भेजो, लेकिन एक एक को भेजो। सही हो गया। कहता ठीक है। दोनों ने सबसे पहले नीली को भेज दिया। अच्छा। नीली मेरे सामने आई तो मेरा पहला सवाल उनसे जो था, मैंने उनको देखा, उन्हें स्माइल दी, मैंने भी स्माइल दी। तो मैंने पहला सवाल ये किया, मैंने कहा नीली जी मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब मुझे सच सच चाहिए। कहते जी मैं यहाँ झूठ क्यों बोलूँगा? अच्छा। मैंने कहा क्या मतलब? कहती हम अपने घर में बहुत झूठ बोलते हैं, अपने ऑफिस में, तो यहाँ क्यों बोलूँगा मैं?
मुझे पहली बात जो थी वो हिट हुई। मैं डायलॉग राइटर था, तो मैंने उसके मुंह से ये जुमला सुना। ये अनपढ़ लड़की का जुमला नहीं था, ये पढ़ी लिखी लड़की का जुमला था और समझदार लड़के का जुमला था। मैंने कहा ये ठीक है। कहती सवाल करें। मैंने कहा मेरा पहला सवाल ये है कि आपने इश्क किया? कहती हर रोज़ करते हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहा जो आता है उसके साथ इश्क करती हूँ, माँ ने ये सिखाया हुआ है। मैंने कहा दिल से किसी के साथ इश्क किया? कहती हमें दिल लगाने की इजाज़त नहीं होती, हमें दिल लेने की तरबियत दी जाती है, दिल देने की तरबियत नहीं दी जाती। मैं क्या तेरे सदके जाऊँ? मैंने इतना जुमला, मैंने आप जाएँ। वो चली गई। उसके बाद नादरा बेगम आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेकिन मुझे उसने जो सलाम किया ऐसे किया जैसे एहसान करते हैं। अच्छा। मैंने भी वालेकुम अस्सलाम ऐसे किया कि जैसे जवाब इसी तरीके से देते हैं। ठीक है। तो चुप करके बैठ गई। तो मैंने कहा नादरा बेगम जी कुछ सवाल करूँगा, आप जवाब देंगे? कहती जी। मैंने कहा जी आपने कभी इश्क किया? मैं नहीं करती इश्क विश्क। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा जी आप जाए। आपने एक सवाल किया और आपने भेज दिया। वो चले गए। उसके बाद यूनुस मलिक आए। तो उनकी आदत थी वो ऐसे ऐसे ना करके ना सामने बैठ जाते थे, ऐसे ऐसे करते थे, तो सिगरेट भी पीते थे। हाँ, मैं कहा यूनुस मलिक सही बात बताऊं? कहता मैंने कहा मुझे नहीं पता तुम्हारा इंतखाब क्या है। जो पहले लड़की तुमने भेजी ना नीली, ये सुपरस्टार होगी। अच्छा। कहता थे वो जी दूसरी सी। मैं कहा यूनुस मलिक उसके बारे में मेरे से ना पूछो, वैसे लोग हेट कर देंगे उसे भी, लेकिन लोगों को दिलों में घर नहीं कर सकेगी। क्या बात है? कहता वो तो जुत्ती वर्गी नहीं, ये उसका डायलॉग था। ये नीली है, काली कलोटी, ना कोई गल ना कोई, और वो वेख इन्नी चिट्टी सोहनी, केडियां सोहनी अखां, ये वो। मैंने कहा यूनुस मलिक कुछ लड़कियां होती हैं जो बेडरूम के लिए होती हैं, कुछ लड़कियां होती हैं जो अवाम के लिए होती हैं। ये अवाम के लिए लड़की है जिसका नाम नीली है, और ये वक्त बताएगा। दोनों का इंतखाब होगा। कहता ये वक्त बताएगा कि नादरा नंबर 1। ये वक्त क्या था? ये 1986 की बात है। और नीली की उम्र क्या थी? 20 साल। 24 जून 1966 को पैदा हुई थी वो। और कहाँ पैदा हुई? और वो पैदा हुई मुल्तान में। फिर उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। फिर वो चली गई हैदराबाद। और लाहौर कैसे पहुंची? फिर हैदराबाद से वापस लाहौर ही, चूँकि मॉडलिंग का शौक़ था, एक्ट्रेस बनने का शौक़ था, अंदर फनकार तो होता है ना। पढ़ी लिखी भी थी। मेरे ख्याल में उस एरिया से आने वाली पहली लड़की थी जो पढ़ी लिखी थी। ये सेंट मैरीज उसने FA किया। FA पढ़ी भी? हाँ जी। और मुताले का शौक़ भी था बहुत। वाह। पढ़ी लिखी थी। अच्छा। तो दोनों की अब शर्त लग गई कि वक्त साबित करेगा। फिल्म आखिरी जंग मैंने लिखी, शुरू होगी, फिल्म लगी, फिल्म सुपरहिट होगी। लेकिन लोग बाहर नीली को लेकर आए, नादरा को लेकर नहीं आए। नादरा भी थी उस फिल्म में? हाँ जी, नादरा भी थी। तो मैंने यूनुस मलिक से कहा देखें उसका गाना गुनगुनाते लोग आए हैं, नादरा का गाना किसी ने गुनगुनाया, ये पब्लिक जा रही है, इससे पूछ लो। तो एक लड़के को मैंने रोक के पूछा, मैं कहा तेन केड़ी चंगी लगी? कहता नीली। पिछू फिर आवाज आई नीली नीली नीली। फिर उसकी इस बात को देख रही है आके, फिर सजाद गुल साहब के साथ मेरे बड़े अच्छे मरासम थे जो स्टूडियो ओनर हैं जी। तो फिर उन्होंने फिल्म शुरू की हसीना 420। ठीक है। तो उसकी नज़र इंतखाब भी नीली पर पड़ी। तो ये वो दौर था पहली ही फिल्म के बाद कि नीली हर प्रोड्यूसर की, हर डायरेक्टर की और हर राइटर की पहली चॉइस थी। जबकि इससे पहले अंजुमन, ये वो लड़कियाँ इतनी बड़ी बाकायदा अदाकारा, बड़ी बड़ी तासू किस्म की अदाकारां जो थी वो इंडस्ट्री में मौजूद थी। उसने आते ही जगह बनाई। उसके एक्सप्रेशन कमाल था उसके वजूद में। मतलब एक होता है ना, एक लड़की मसलन खूबसूरत लगती है, उसके चेहरा देखते हैं। ठीक है। नीली वो लड़की थी, पाँव से लेकर अपनी आँखों तक, पलकों तक एक जैसी हसीन थी, एक जैसी अट्रैक्टर थी मर्द के लिए। लिहाजा जब हसीनो 420 में उसने काम किया है, आपने देखी है वो फिल्म? तो अगर आपने देखी है तो फिर आपको खुद बोल देना चाहिए था कि यार बहुत कमाल, नीली वो नीली कर सकती थी। लेकिन मैं ये सोच में मुब्तला हो गया कि जब अंजुमन थी, उसके अलावा भी बहुत सी अदाकाराएँ थी और उस टाइम पे इनका अरूज था। जी हाँ। तब नीली जैसी फीमेल एक्टर्स वो कैसे कामयाब हो गई और चॉइस कैसे बन गई डायरेक्टर्स की? मुझे परेशानी खाई जा रही है नासिर साहब। ये आपको परेशानी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो 16 राइटर थे
और 16 के 16 सुपरहिट थे, मैं अकेला था। और जब मेरी फिल्म रिलीज़ हुई तो सारे घर चले गए। ये अल्लाह की तरफ से होता है ना, अल्लाह ने उसको इज्जत देनी थी, अल्लाह ने दी। यूनुस मलिक ने उसके साथ जो पहली आखिरी फिल्म शायद की 10 फिल्में साइन की, नादरा के साथ 10 की, यूनुस नीली के साथ स्टाम्प लिखा गया। अच्छा, उस पर मेरे साइन भी हैं। पहली फिल्म दोनों की 5,000 की, दूसरी 10,000 की, तीसरी 15,000 की, चौथी 20,000 की, फिर 25,000 की, फिर 30 की, फिर 35 की, फिर 40 की, फिर 45 की, और आखिरी फिल्म थी 50 की। ठीक है। अब जिसको वो हीरोइन कहते थे ये टॉप की, वो नादरा बेगम थी, अल्लाह उनको रहमत करे। आमीन। पहली फिल्म से दोनों सुपरहिट हो गई। अब जो नीली थी वो 60,000 रुपये की हीरोइन होगी, और नादरा भी 60,000 रुपये की हीरोइन होगी। अच्छा, हाँ जी। यूनुस मलिक साहब नादरा के पास गए कि जी वो डेटें चाहिए मुझे अगली फिल्म के लिए। तो उसने कहा ये पैसे दे दें। तो उसने कहा भाई मेरी दूसरी फिल्म तुम्हारी 10,000 रुपये की है। उसने कहा नहीं मलिक साहब, मैंने 10,000 रुपये की फिल्म नहीं करनी। उसने कहा आपने स्टाम्प लिख कर दिया। वो कहता आप केस कर दें। अच्छा, हाँ, नहीं करती मैं। अब उसके पीछे पावर भी थी। किसके पीछे? नादरा के पीछे। जैसे हर हसीन लड़के के पीछे कोई ना कोई पावर आ जाती है। नीली के पीछे कोई पावर नहीं थी, नीली के पीछे नीली ही थी। यूनुस मलिक उसके पास दूसरी डेटों के लिए, दूसरी फिल्म के लिए उसने कहा जी बिस्मिल्लाह ये डेटें। तीसरी फिल्म के लिए उसने कहा बिस्मिल्लाह ये डेटें। चौथी फिल्म के लिए उसने कहा बिस्मिल्लाह ये डेटें। जो उसने कमिटमेंट की थी उसके मुताबिक उसने चू नहीं की। क्या बात। जबकि यूनुस मलिक ने जो प्रोड्यूसर से फिल्म साइन करते थे तो उनसे नीली का रेट वो लेते थे जो नीली लेती थी। ओके। और उनको वो देते थे जो तय किया था। ये डिफरेंस था। क्या बात है। अब आपको समझ आ गई कि नीली ने जगह क्यों बनाई, बिल्कुल, लोगों के दिलों में घर क्यों किया। क्योंकि आपको किसी के दिल में उतरने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव हों, वरना आप किसी के दिल में नहीं उतर सकते। सही बात, इट्स ट्रू। वो पॉजिटिव थी, वो उतर गई। और फिर दौर आता है 88 का। सर 88 से आगे चलते हैं, थोड़ी देर तक लोगों को भी ज़रा वेट करवाएं ना। अच्छा बिस्मिल्लाह। मुझे ये बताएं कि नीली का मीडिया इंडस्ट्री में वो सारा आपने बताया कि कहाँ से चूज़ किया और सारा मामला, इससे पहले कोई मीडिया से उनका ताल्लुक था कि नहीं था? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं था। आगे चलें सर। 88 में आ गए तो जावेद शेख ने एज प्रोड्यूसर एज ए डायरेक्टर एक फिल्म शुरू कर दी। अच्छा। उस फिल्म का नाम था मुश्किल। फिल्म शुरू की तो ये मुझे बाद में पता चला हर डायरेक्टर जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनता है ना, जब तो सबसे पहले अपनी माशूक को कास्ट करता है जिसको वो प्यार करता होता है। अच्छा, हाँ जी। ये आपको लेट पता चला था? ये मुझे 88 में पता चल गया था, लेकिन इस मुश्किल के बाद पता चला। मैं जब धर्मेंद्र की कहानी लिखने गया ना इंडिया में, तो वहाँ सुभाष घई से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने सुभाष घई से कहा, मैंने कहा आप हर फिल्म में अक्सर हीरोइन बदल लेते हैं। हाँ। इसकी वजह? तो वो मुस्कुराए कहता है मैं हर हीरोइन के से इश्क करता हूँ, तो जो हीरोइन मेरे साथ इश्क करती है उसको मैं नहीं बदलता, जो नहीं करती मैं बदल देता हूँ। तो जावेद शाह ने मुश्किल शुरू की तो उसमें सारी हीरोइनें थी, लेकिन वो प्यार करते थे, नीली को पसंद करते थे। तो उसको करीब करने का ये डायरेक्टर को मौका मिल जाता है ना एज ए डायरेक्टर। तो ये आता है हीरोइन के साथ बैठा, ना कोई असिस्टेंट अंदर आएगा, ना कोई फलां आएगा, ना कोई भी नहीं आएगा। अब फर्ज करो हम राइटर हैं, हम किसी हीरोइन के साथ बैठे होते एकदम पैगाम आए, ओए ना तेन यूनुस मलिक बुला रहे, तुझे फलां बुला रहा है, तो मुझे जाना पड़ेगा कमरे में। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई कोई ना आए। हाँ, सीन लिख रहा हूँ तो कह सकते हैं कोई नहीं, लेकिन जब मेरे पास लड़की बैठी होगी तो सबको पता अब सीन नहीं लिख रहा, अब ये बक बक करेगा तो कोई भी आ सकता है। सुबह की फ़्लाइट थी कोलंबो की 11 बजे, तो तमाम आर्टिस्टों को हमने रात की फ़्लाइट्स के टिकट दे दिए। ठीक है। सारे आर्टिस्ट मैं आप पूछता जा रहा हूँ फ़ोन पे अपने प्रोडक्शन मैनेजर से, फलां आ गया जी, आ गया। मैं रैम्बो आ गया जी, आ गया। साहबा आ गई, साहबा भी आ गई, सही इकबाल कश्मीरी साहब भी आ गए, फलां भी आ गए, राय साहब भी आ गए जी, ये भी आ गया, वो भी आ गया, सारे आ गए। मैंने कहा सायमा बेगम? कहता जी लिस्ट में सायमा बेगम का नाम नहीं। अच्छा। मेरा तो पारा चढ़ गया कि वीज़ा लगवाया हुआ, आगे होटल बुक किया, सुबह 11 बजे सारे आर्टिस्टों को लेकर जाना है, तो सायमा बेगम नहीं है। अब मैं टहल रहा हूँ कि यार सायमा बेगम कहाँ गई। हाँ। फ़ोन किया जनाब वहाँ से, मैंने कहा वो मंगाओ प्लेन की लिस्ट मंगाओ मुसाफिरों की जो लाहौर से आए हैं। ठीक है। हर फ्लाइट की लिस्ट मंगवाई, किसी में सायमा नहीं है।
बड़ा गुस्सा चढ़ उसके घर पे आप फ़ोन मिलाने शुरू किया, वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। उस वक्त नूर साहब से तो शादी हुई नहीं थी, ठीक है, ये 92 की बात है। मेरा तो पारा चढ़ गया और उसके बाद ये था कि बस मुझे मिले तो मैं इसको गोली मार दूं, ये कर दूं सारा। हाँ जी। तो तकरीबन 2 घंटे बाद मैंने देखा कि मिकी से भागा गया वो प्रोडक्शन मैनेजर, नासिर साहब, सामा बेगम तो कमरे में अपने आ गई, होटल में बैठी हुई हैं। मैं कहा कब से? कहते जी वो 2 घंटे से बैठी खाना खा रही हैं। मैं जनाब से धड़ 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 करके उनके कमरे में चला गया। मैंने कहा आप किस फ्लाइट से आई हैं? कह जी जिस फ्लाइट का आपने टिकट दिया। मैंने कहा उस फ्लाइट में तो आप आए नहीं, मैंने सारे मुसाफिरों को चेक किया, उसमें साइमा का नाम ही नहीं है। कहता जो मेरे पासपोर्ट पर तो साइमा नहीं ना लिखा हुआ, मैं असली नाम लिखा हुआ। मैंने कहा क्या है? तो प्रोडक्शन मैनेजर को उसने देखा तो कहती जरा आप बाहर जाए। वो बाहर चला गया। कहते जी मेरा असल नाम जो है वो गुंची बेगम है। ये लोगों को अब पता है? अब पता होगा शायद, लेकिन अब पता चल जाएगा। उस दिन उसने मुझे बताया कि मेरा बाप सैयद है और मैं सैयद भी हूँ। तो तब से मैंने पहले उसको ऐसे इज्जत देते थे, उस दिन मैंने एहतराम भी करना शुरू किया, क्योंकि हमने अपनी माँ को यही कहते सुना था कि सैयद जहाँ भी देखो ना बेटा उसके सामने चारपाई उल्टी कर लो। बेशक। तो ये सहमत थी, ये गुंची बेगम 5 मई 1967 67 में ये पैदा हुई। और अजीब इत्तेफाक है कि नीली 66 में पैदा हुई, वो 86 में ट्रेड में आई, ये 67 में पैदा हुई, ये 87 में आई। 20 साल बाद वो आई, 20 साल की उम्र में वो भी आई, ये ट्रेड में आई। सही हो गया। तो इसकी जो पहला फंक्शन था वो मैंने देखा था जब इसको इंट्रोड्यूस किया था एक औरत ने, वो उस औरत का नाम था नगीना खान। तो ये मुल्तान से वहाँ आई, उनके साथ कोई इनका ताल्लुक होगा या कोई किसी ने कहा होगा। तो जैसे बाद में फिर जरार रिजवी साहब करते थे काम, ये काम उस वक्त नगीना खानम करती थी। उनके पास जो भी लड़की आती थी तो खूबसूरत लड़कियाँ आती थी और वो करती थी। सही हो गया। तो नेशनल होटल उसका नाम था उस वक्त, आपका मुझे नहीं पता। मार रोड के ऊपर होटल है, वहाँ फंक्शन हुआ, वहाँ इसको पेश किया गया, ये स्टेज पर बुलाई गई। और जब ये स्टेज पर चलकर गई ना सर, तो फिर मुझे वो शेर जो मैंने आप पढ़ा है वो मुझे याद आया कि ख्वाब में ही कब तलक देखूं तुझको, काश एक झलक देखूं तुझको। तो ये कहने का मकसद ये थे कि वो उसने इतना अट्रैक्ट किया कि मैंने कहा, मेरे साथ बैठा हुआ था एक शख्स, वो गुजरात से उसका तल्लक रखता है, तो वो फिल्म साज था वो भी। ठीक है। मैंने कहा यार इस लड़की को हीरोइन ले लो। वो कहता है जी पत्नी इसको डांस आता है कि नहीं, पत्नी इसको काम आता है कि नहीं, देखेंगे। खैर उसे किसी ने नहीं लिया। सबसे पहले जिस आदमी ने उसको लिया उसका नाम था अकरम खान। अच्छा। उसने फिल्म खतरनाक शुरू की। मुझे पता चला ठीक है कि जी वो उसने खतरनाक फिल्म शुरू की है। मैं जनाब स्पेशल देखने गया कि यार वो लड़की जो मैंने वहाँ देखी स्टेज पर, हाँ, आज कैसी लगी, परफॉर्मेंस क्या है। हाँ जी, परफॉर्मेंस क्या है और आज उसके चेहरे की क्या कैफियत है। ठीक है। तो मैंने देखा कि अकरम खान साहब शॉट ले रहे थे तो बारिश करवा रहे थे। कुछ लड़कियाँ होती हैं चेहरे से आर्टिस्ट होती, साइमा पाँव से पलकों तक आर्टिस्ट थी जैसे नीली थी। लेकिन फ़र्क क्या था कि नीली पाँव से पलकों तक आर्टिस्ट तो थी, तो लोग फिर साइमा को उस गाने के बाद देखने के बाद लेने लगे फिल्म में। लेकिन ऐसे कि 2-4 सीन एक गाना, ठीक है, को खुश करने की लोग। सर उस दौर में बारिशें क्यों करवाई जाती थी? ये छोड़े, ये देखें, जब ऐसा डायरेक्टर हो जिसको अपनी सलाहियतों पर एतमाद ना हो, जिसको अपने काम पर एतमाद ना हो, या राइटर ऐसा हो जिसको अपने तहरीर पर एतमाद ना हो, वो फिर इस किस्म के सहारे लेते हैं, बारिश करवा देते हैं। हाँ, जैसे कि पुराने ज़माने में जहाँ फिल्म का स्टोरी का इंटरेस्ट ख़त्म होता था ना, तो डायरेक्टर कहता था गाना पा दो कि लोगों का, हाँ, लोग ज़रा थोड़ा सा एंजॉय कर लें, उसके बाद फिर हो जाएंगे। हाँ, तो वो 6-7 गाने, बल्कि 8-8 गाने होते थे, 40 मिनट के गाने चले जाते थे, तो कहानी थोड़े वक्त में बर्दाश्त हो जाती थी। फर्स्ट टाइम मैंने आके वैसी जट में 8 गानों से 5 गाने किए थे, वैसी जट में 5 गाने थे। सही हो गया। और फिल्म कितनी देर की होती थी सर? फिल्म उस वक्त होती 2.5 घंटे की। 2.5 घंटे में फिर मैं उसको नीचे ले आया। सही हो गया। 2 स्पीकर, 2 घंटे 20 मिनट की, 2 घंटे 10 मिनट की, इस तरीके से। तो जिनको कॉन्फिडेंस हो, देखे लेजेंड मौलाजट में गाने कोई नहीं, पंजाबी फिल्म है, दुनिया की वाहिद फिल्म है पंजाबी फिल्म जो बगैर गाने के रिलीज हुई। हाँ। तो कहने का मकसद ये कि वो उस वक्त जो आपने सवाल किया कि लोग बारिशें करवा के, बारिशें तो अब तक होती रही, बारिशें करवा के लड़कियों को वो, जिसकी इसी वजह से हमारी जो फैमिलीज है उन्होंने फिल्म देखना छोड़ दी। ठीक हो गया। तो साइमा को हम एक डेकोरेशन पीस के तौर पर इस्तेमाल करने लग गए, उनमें मैं भी था।
सारे डायरेक्टर मेरे साथ, सबसे ज़्यादा फिल्में मेरे पास होती थी, तो मैं सजेस्ट करता था इसको, तो ये तीसरी हीरोइन होती थी। ठीक है। 2-3 हीरोइन होती थी, तो तीसरे जो दर्जे का रोल होता था वो हम इसको देते थे। ठीक है। और ये वाहिद लड़की थी, जितनी हीरोइन थी ना वो पूछती थी, जब उनको साइन करते थे ना तो मेरे से आकर ना इन्फॉर्मेशन लेती थी, नासा मेरा कैरेक्टर उससे अच्छा है ना, मसलन जो टॉप की 2 हीरोइन, नासा मेरे कितने गाने, उसके कितने गाने। अच्छा, मैं वेट करता था कि सैमा किस दिन आए मेरे पास पूछे कि यार नासा मेरा कैरेक्टर क्या और मेरे कितने गाने। एक क्यूरियोसिटी होती है। हाँ, आप बिलीव करें कभी ज़िंदगी में नहीं आई, नेवर, कि कहानी क्या है, मेरे गाने कितने हैं, मैंने क्या क्या करना है। उसके लिए इतनी बड़ी बात थी कि लोग मुझे ले लेते हैं हीरोइन के तौर पर। इतना उसे पता था कि वो जब सिनेमा में फिल्म देखती थी कि लोग बड़क लगाते हैं मेरे गाने पे, तो एक वक्त आएगा मेरे ऊपर। अच्छा, फिर वो वक्त आया, फिर वो दूसरे दर्जे पे हमने रखनी शुरू कर दी, यानी 2 हीरोइन बी कैटेगरी पे आ रही, बी कैटेगरी पे। ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि सुल्तान राय साहब के साथ वो टॉप पे हीरोइन चली गई। 90 के दौर से उसका उरूज शुरू हो गया। ठीक है। 92 में मैं जो इंटरनेशनल लुटेरे का जिक्र किया उसमें वो सुल्तान राय साहब के साथ हीरोइन थी। ठीक है। एक वक्त था कि सैमा की ये ख्वाहिश होती थी कि मैं सुल्तान राय के साथ हीरोइन आऊँ। वो आती थी गुलाम मुहिद्दीन के साथ, इज़हार काजी के साथ, फलां के साथ, जो नीचे हीरो होते थे। तो राय साहब के साथ अंजमन और आसिया और ये लड़कियाँ होती थी, तो उसकी ये ख्वाहिश थी कि मैं सुल्तान राय के साथ आऊँ। ये उसकी जो ख्वाहिश थी, ये उसके हनीफ शाह उसका नाम था, उनका एयर ड्रेसर और सेक्रेटरी डेटे वेटे देता था। उसने मेरे से कहा कि यार सैमा बेगम ने ये कहा है आपको कि मुझे नंबर 1 पे ले, और मेरी ख्वाहिश है कि सुल्तान राय के साथ मैं काम करूं। तो मैंने कहा यार अभी तो मैं नहीं कह सकता, जब वक्त आएगा तो देखी जाएगी। फिर यही साहब वो वक्त आया कि सुल्तान राय साहब ने मुझे बुला के कहा यार मेरे साथ सैमा को कास्ट करो। जब मैं इंटरनेशनल ट्रेड शुरू की तो फिर सुल्तान राय की ख्वाहिश थी कि सैमा मेरे साथ काम करे। ठीक है, ये फिर यहाँ से उसका अरूज शुरू हुआ। सखी बादशाह मेरी राय साहब के साथ आखिरी फिल्म थी, उसकी भी हीरोइन थी। 4 साल की उम्र में यतीम हो गया, बाप चला गया, और घर 4 बहन भाई थे ये जो, तो माँ रह गई पीछे। तो माँ की तकलीफ़, माँ की बेवगी, माँ का तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सका बच्चा, हसास बहुत था, तो काम पे लग गया। जानते क्या करता था वो? वेल्डिंग। और इतनी शानदार करता था, कहता था कि मैं वो वेल्डिंग करता हूँ कि टांका नज़र नहीं आता। अब ये वेल्डिंग उसने ज़िंदगी भी बहुत सारी की। अपनी कॉमेडी में भी वो जावेद मियांदाद की नकल तो वो कमाल करते थे, और ये सीखा तो उन्होंने अपने उस्ताद से, मोइन अख्तर साहब से, क्योंकि वो तो हर एक की कर लेते थे। वो एक ऐसा शख्स था कि किसी की भी कर लेता था। खूबसूरत। तो वो जब बच्चा पढ़ता था तो अपने टीचर्स की करता था, और टीचर भी हैरान रह जाते थे, इतनी परफेक्ट करता था। तो ये जावेद मियांदाद की इतनी परफेक्ट कॉपी करते थे कि वो दाद दिए बगैर भी नहीं रह सकते थे, और लोग सुनने वाले अगर कान बंद कर लें तो ऐसा लगता है जावेद मियांदाद बोल रहा है। जैसे एक फंक्शन में मोइन अख्तर साहब ने तारिक अजीज़ साहब की कॉमेडी की जी, और तारिक अजीज़ साहब शुरू में तो जब उन्होंने सुना तो उनके चेहरे पर नागवारी आई, लेकिन जब वो बोलना शुरू हुआ तो फिर उठकर दाद भी दी और उनका माथा भी चूमा। बेशक। तो वेल्डिंग मैं जो जैसे कह रहा था कि वो अपनी कॉमेडी में भी करते थे, और कॉमेडी कई किस्म की करते थे। सही, मतलब फिल्मी कॉमेडी भी करते थे, कैरेक्टर कॉमेडी भी करते थे, ऑब्जर्वेशन कॉमेडी भी करते थे, स्टाइल बहुत कमाल करते थे। अच्छा, हाँ, तंज ऐसा करते थे, और तंज चुभता हुआ, और तंज में एक पीछे बात छोड़ जाते थे। एक तो होता है ना, तंज किसी पर किया जाता है उसकी नेगेटिविटी को शो करने के लिए, कि मसले किसी आदमी पर तंज कर रही है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में तंज तनकीद का आखिरी स्टेज है। लेकिन वो जो तंज करते थे उसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत, बहुत बड़ी दानाई छुपी होती थी, और आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता था कि यार इसने क्या बात की है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अनवर मकसूद साहब ने एक ड्रामा लिखा, 14.5 अगस्त उसका नाम था शायद। जी बिल्कुल, नाम बड़ा वायरल भी हुआ था। वो 14.5 अगस्त पढ़ने से जो एक चेहरे पर स्माइल आती थी, तो एक दर्द भी अंदर फील होता था कि ये 14.5 अगस्त में कोई बात है यार, कि यानी पाकिस्तान की आज़ादी का सही कंप्लीट तस्वर जो है अभी इस शख्स के जहन में नहीं है। ये समझता है कि पाकिस्तान की आज़ादी में भी कुछ कमी है। सही, ये इतने सिर्फ नाम से जाहिर होता था जी, मतलब एक वर्ड से जाहिर होता था, तो उसके जो तंज होते थे उमर शरीफ के, उससे फिर
इंसान जहाँ हंसता था वहाँ सोचता भी था, और जहाँ कह के मार के आंखों से आंसू आते थे, जब उसकी तंज को सोचते थे तो दुख से भी आंसू आते थे। इतनी गहरी बात करता था। वाह, क्या बात। तो वेल्डिंग करता करता अपने घर का खर्चा चलाते चलाते फिर 14 साल की उम्र में उसने थिएटर ज्वाइन किया। अच्छा। हाँ जी। और थिएटर पर जब आया तो फिर वो जैसे कहते हैं ना कि वो आया और छा गया। वो उसने देखा और फतह कर लिया। बिल्कुल। ये उमर शरीफ ने ऐसे किया कि देखा तो फतह कर लिया, आया तो छा गया। और आपको शायद ये नहीं पता कि शुरू शुरू में उनका नाम जो था ना वो उमर शरीफ नहीं था। अच्छा, उनका नाम था उमर ज़रीफ़। उमर ज़रीफ़। उमर ज़रीफ़ मुनव्वर ज़रीफ़ से बहुत मुतासर थे, उनकी फिल्में देखते होंगे। तो बेसाख्तगी जो थी मुनव्वर ज़रीफ़ की, और वो शक्ल नहीं बिगाड़ता था रंगीले की तरह, वो अपनी शक्ल सही रखता था, खूबसूरत आदमी था। अच्छा। लेकिन बात ऐसी करता था, और बात करने का अंदाज़ जो था ना उसका, वो इतना खूबसूरत था, टाइमिंग उसकी इतनी परफेक्ट थी कि लोग हंसी से लोटपोट हो जाते थे। मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन जो था हाँ, वो इतना कमाल था। हाँ, ये उनसे मुतासर थे, तो इन्होंने नाम अपना रखा उमर ज़रीफ़। अच्छा। फिर सर इन्होंने अभी थिएटर ज्वाइन नहीं किया था, तो इन्होंने एक फ़िल्म देखी। उस फिल्म का नाम था लारस ऑफ अरेबिया। 1962 में, कुछ 7-8 साल के होंगे जब ये इन्होंने फिल्म देखी। अच्छा। तो इतने मुतासर हुए उसके अंदर जो रोल किया था वो किया था उमर शरीफ ने। अच्छा, जो ये मिस्री एक्टर, मिस्री पैदाइश इनकी थी, लेकिन ये हॉलीवुड के बहुत बड़े मशहूर एक्टर थे। इन्होंने द मैकनाज ऑफ गोल्ड में भी काम किया था, जेली थॉम्सन की फिल्म थी। अच्छा। और लारस ऑफ अरेबिया में भी काम किया, और लारस ऑफ अरेबिया में इनको एकेडमी अवार्ड भी मिला। बहुत बड़े एक्टर थे, उनसे ये मुतासर हुए और इन्होंने उमर ज़रीफ़ को उमर शरीफ कर दिया। अच्छा, उसको भी चेंज कर दिया। उसको भी चेंज कर दिया, और फिर ये उमर शरीफ के तौर पर ही सारी ज़िंदगी शरीफों का भी मुकाबला करते रहे, और बदमाशों का भी उन दोनों के दरमियान ये पिसते भी रहे। इतना उनके अंदर एक बार जब इंटरव्यू लेते थे ना किसी का, तो मुझे याद है उनके इंटरव्यू देने वाले के हर जुमले पर वो इतना खूबसूरत रिएक्ट करते थे कि आप यकीन करें कि अगले आदमी की नफ़ी हो जाती थी। मुझे याद है कि ये एक दफ़ा नरगिस का इंटरव्यू कर रहे थे। मुझे इतना तो नहीं पता कि वो इंटरव्यू था या वैसे वो कोई गेस्ट के तौर पर आई थी इनके शो में, आई डोंट नो, लेकिन मैंने जो पोर्शन देखा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो नरगिस से इन्होंने कहा कि कोई शेर सुनाए। शेर सुनाए, ठीक है। उसने कहा कि मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता, तुम्हें मोहब्बत करना नहीं आता। तो आगे से रिएक्शन थे, हैं? ऐसा रिएक्शन दिया कि जैसे उसने इनसे कहा लगा वो तो एक अच्छा, आम शेर सुना वो शेर सुना रही थी और इन्होंने रिएक्शन इस तरह का दिया कि शायद उन्हें हाँ वो जो है तो फोकस किया जा जब रहा है। उन्होंने रिएक्शन दिया, आप यकीन करें कि नरगिस भूल गया मैं। फिर जब दोबारा उन्होंने कहा अच्छा जी आगे, तो कहती है मुझे मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता, तुम्हें मोहब्बत करना नहीं आता। दुनिया में जीने के दो ही तरीके हैं, एक तुम्हें नहीं आते, एक मुझे नहीं आता। तो बड़ी दाद दी फिर उन्होंने। ये कहने का मकसद ये है कि वो कोई फ्रेम अपना खाली नहीं जाने देते थे। मतलब ये नहीं कि जैसे आप मेरे से सवाल करके मतलब कोशिश करते हैं रिएक्शन देने की, लेकिन वो इतना खूबसूरत रिएक्शन नहीं होता जितना मेरा खूबसूरत रिएक्शन होता है। उसकी वजह ये भी तो है ना, उसमें एज फैक्टर भी है। अब उधर बुजुर्गी है, इधर यंगरी है, तो फिर वो थोड़ा बख्शदे होता है। तो ये जो था मतलब उनका अंदाज वो बहुत खूबसूरत रहा। और फिर उमर शरीफ जब थिएटर पर आए हैं तो उन्होंने एक ड्रामा किया। वो कौन सा था? बताता हूँ। उसमें अफलातून उनके साथ था, मतलब उस्ताद भी साथ थे। अच्छा, हाँ जी, मोइन अख्तर साहब भी साथ। हाँ जी, उस ड्रामे का नाम था बकरा किस्तों पर। आप यकीन करें जब मैं धर्मेंद्र की दावत पर गया था ना इंडिया, तो उन्होंने जो सबसे पहले मेरे से सवाल किया था ना, वो ये कहता था कि आप उमर शरीफ से मिलते हैं या नहीं मिलते। मैंने कहा क्यों? कहता है यार हमारे घर में दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो हम हर दूसरे दिन देखते हैं। अच्छा। एक तुम्हारी फिल्म मौला जट और एक बकरा किस्तों पर। क्या बात है, क्या बात। ये मैंने वहाँ से सुना। उसके बाद फिर मैं जब वापस आया तो मैंने बकरा किस्तों पर देखा। अच्छा। तो बस वो जब शुरू हुआ है तो मैं हंसना शुरू हुआ, तो आखिर तंग आकर मैंने वो बंद ही कर दिया। मैंने कहा यार इतना मैं हंस नहीं सकता, मेरी पसरे में दर्द हो जाएगा। जब उससे गुफ्तगू करते हैं तो वो बहुत पढ़ी लिखी लगती है, लेकिन शायद बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा। लेकिन वक्त और हालात ने
उसकी ज़ुबान में और उसकी सोच में एक ऐसा तजर्बा रख दिया है कि ऐसी मंची हुई लड़की है वो कि आपकी सोच होगी। और उसकी वजह शायद ये है कि वो 7 साल की उम्र थी तो उसकी वालदा चली गई इस दुनिया से। और आप देखें, अगर आप 100 बड़े आदमी लें, नामवर आदमी, हाँ जी, 100 निकाल लें, हाँ जी, उसमें 90 ऐसे होंगे जो या माँ बाप दोनों से महरूम होंगे, हाँ या एक से महरूम होंगे। सर ये यानी उनकी हिस्ट्री में इस किस्म के अजीब व गरीब वाक़यात होंगे, यानी तन्हा, लावारसी, बेचारगी, गुर्बत। तो उसमें वो फिर जब पल के पढ़ के जवान होते हैं ना, तो फिर वो कुंदन बनकर निकलते हैं। ओह माय गॉड सर, ये ताकत तभी मिलती है, मतलब ये हिम्मत ये आप देखें, अगर किसी इंसान को देखें जिसका एक बाजू कटा हुआ हो, उसको आप गौर से देखिए, उसका अगर एक बाजू हो जी, उस बाजू में जो ताकत होगी आपकी सोच से ज़्यादा होगी। सही कह रहे हैं, यानी उस बाजू की ताकत भी उस बाजू में आ सही जाती है। कह रहे हैं। तो वो हालात का मुकाबला करने की हिम्मत आ जाती है ना फिर इंसान के अंदर। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप सोचे होंगे कि 7 साल की उम्र में माँ जैसा रिश्ता इंसान से चला जाए, और 7 साल की बच्ची वैसे भी आपको पता माँ के साथ ज़्यादा अटैच होती है। बाप प्यार से करती है, अटैच माँ से होती है। अच्छा, वो माँ के गोद में हर वक्त चिमटी रहने वाली बच्ची 7 साल की समझदार होती है कि मेरी माँ मर गई। बिल्कुल। तो वो दुख जो है इसके अंदर, मैं जो समझता हूँ, इसको अगर किसी चीज़ ने आर्टिस्ट बनाया और इस मकाम तक पहुँचाया, तो वो लम्हा था जिस लम्हे इसकी माँ इसकी आंखों के सामने दुनिया से चली गई। ये मेरी ज़ाती राय है। सही। क्योंकि कोई भी फनकार हो, जब तक उसको धक्के न लगे या जब तक उसके साथ धोखा ना हो, वो धोखा खा इंसान करे खा तकदीर करे, धोखा ज़रूरी है, धोखा ज़रूरी है और धक्का ज़रूरी है। उसके बगैर नहीं। उसके बगैर कोई आदमी ये कहे कि मैं नामवर बन जाऊँगा, मैं नहीं मानता, बहुत मुश्किल है। तो अगर कोई नामवर आदमी इंतहाई बेहतरीन हालात में, दौलतमंदी के अमारत में, कोई दुख न हो से वो बड़ा आदमी बन जाए, तो ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में नाकाबिल बर्दाश्त दुख मिलता है उसे। अच्छा, ये हिस्ट्री पढ़ के देख लिए कभी, फिर इस बार मौजू पर बात करेंगे। ज़रूर ज़रूर। तो रेशम 7 साल की उम्र में अपनी माँ से महरूम होने के बाद, अब देखिए किरदार और कहता है, वो है उसकी बहन जो उससे बड़ी थी। अच्छा, उसका नाम शमीम है। शमीम जी। मैं रेशम से ज़्यादा उससे प्यार करता हूँ। अच्छा, इस वजह से कि वो बड़ी अजीम खातून है। उसकी अजमत इस का अंदाज़ा लगाएं कि उसने रेशम को ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई। वो आज तक उसके साथ, आज तक अपनी जवानी उसके नाम लगा दी, अपने अरमान को का खून कर दिया, अपने सारे ख्वाब ख़त्म कर दिए, उसी को पाला माँ बन के, और जो कुछ वो चाहती रही वो उसको देती रही, उसने ना नहीं की सर। और उसके ऊपर इस तरीके से वो उसकी इस तरीके से पैरा देती रही। मैंने, चूँकि मेरे सेट पर भी आती थी, अच्छा, और मैं देखता था कि हीरोइंस के साथ उनकी या खाला होती थी या माँ होती थी, या बाज़ हीरोइन के साथ कुछ नहीं भी होते थे, लेकिन मैंने देखा कि वो जो शमीम है वो इस तरीके से अपनी बहन पर आंख रखती थी जैसे उकाब अपने शिकार पर आंख रखता है। कि वो मसलन मेरे से बात कर रही है तो शमीम अगर मेरे पीछे भी बैठी हुई है, उधर बैठी हुई, कहीं बैठी हुई है, तो उसकी आंख इधर होगी हर 2 लम्हे के बाद कि रेशम क्या बात कर रही है, किससे बात कर रही है, क्यों बात कर रही है। ये 3 सवाल उसके जहन में होते थे। और यही वजह है कि आप रेशम की ज़िंदगी में कोई तूफ़ान नहीं देखेंगे। मसलन मुझे कोई ऐसा तूफ़ान नज़र नहीं आया कि उसकी ज़िंदगी में आया हो कि, और वो उसकी वजह सिर्फ उसकी बहन है जिसने उसको अपने परों में लेकर आज तक भी उनको अपने परों में लिए। लास्ट फिल्म उसकी लेजेंड ऑफ मौलाजड़ थी, तो मैं सेट पर गया तो मैंने देखा वही शमीम, वही बातें, वही अंदाज, वही रेशम का एहसास, वही रेशम की फ़िक्र यार अभी भी कि यार नासिर साहब कुछ करें। और अभी रेशम की क्या उम्र होगी? 1968 में पैदा तो मेरे ख्याल 56 ईयर है, लेकिन वो लगती नहीं कि 56 साल की होगी। बाज़ लड़कियां वैसी उम्र की चोर होती हैं, लेकिन अभी भी वही बच्चों की तरह वही कि माँ बाप के लिए और बड़ी बहन जो होती है उनके लिए कभी भी छोटे जो है वो छोटे ही रहते हैं, वो बच्ची समझती है। और जब भी मेरे से तो मिलती है ना, तो उसका यही सवाल होता है, ना साहब कुछ करें, मतलब उसका ये होता है कि फिल्म शुरू करें तो रेशम को लें, कोई ड्रामा शुरू करें तो रेशम को लें।
यानी उसके ख्वाबों का और उसके शौक़ का हर वक्त उसको एहसास और फिक्र रहती है। तो वो खुद क्या करती थी, मतलब वो इसी इंडस्ट्री से थी या मतलब वो आउट ऑफ दिस इंडस्ट्री है? नहीं, ये फैसलाबाद में पैदा हुई, ये पंजाबी घराना है। हाँ। और बचपन में जो रेशम है, इसकी आवाज़ जो सुना है मैंने कि बहुत अच्छी थी, और ये ऑन रिकॉर्ड है कि चूँकि नुसरत फ़तेह खान भी फैसलाबाद में थे, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे। आमीन आमीन। तो ये उनके घर जाकर उनसे या तो सीखती होंगी या उनको गाते देखती होंगी। अच्छा। लेकिन उसका असर ये हुआ कि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है रेशम की, वो गा भी सकती है, नहीं गाया उसने ये एक अलग बात है, लेकिन सुर को समझती है। अच्छा जी। और ये बहुत कम लोगों को पता है कि इंतहाई सुख्न शनास लड़की है और ख़ुद शेर भी कहती है। अच्छा। हाँ जी, शायरी भी कर लेती हैं? शायरी भी कर लेती हैं, क्योंकि टीवी पर अयूब खावर थे ना। हाँ जी, अयूब खावर साहब, ये जो मुज़ाकरात तो चूँकि प्रोग्राम मेरी मालूमात के मुताबिक, आपने तो जो मेरे साथ शेयर किया उसमें इसका जिक्र नहीं है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक फिल्म में डेब्यू करने से पहले रेशम टीवी पर आई थी। पहला जो प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस किया वो ये था कि आज हम बच्चों को हवाई जहाज़ बनाना सिखाएंगे, और इसका उन्वान है जहाज़ खुद बनाओ। जहाज़ खुद बनाओ, बिल्कुल। ये तारिक अजीज़ थे जिन्होंने वहाँ से ये सफ़र शुरू हमें देखने वालों की यादें आपने ताज़ा कर दी हैं। तारिक अजीज़ की वो फिर आवाज़ जो थी वो गूंजती रही। तारिक अजीज़ बेसिकली यूँ आप कह लें कि पैदाइशी कुछ लोग होते हैं जो अपोजिशन में होते हैं। अच्छा। कुछ लोग पैदाइशी होते हैं, उनके अंदर रौनत होती है, फ़िरौनियत भी होती है, और एक एग्जेक्टिव रवैया भी होता है। वो पैदाइशी तौर पर इक़्तिदार में आने के लिए पैदा होते हैं। अच्छा। जैसे अफलातून ने कहा था ना कि जो हुक्मरान होते हैं वो स्पेशल लोग होते हैं, और अल्लाह उनको पैदा करता है, आम लोग हुक्मरान नहीं हो सकते। और अगर आप पूरी दुनिया की तारीख़ पढ़ें तो हम तो अपने पाकिस्तान को कोसते रहते हैं ना जी, यहाँ 2 ख़ानदान हैं या 3 ख़ानदान हैं जी, यही हुकूमत कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं आते? आप पूरी दुनिया की सियासत को ले, पूरी दुनिया की हुक्मरानी देखें तो वहाँ ऐसे ही फैमिलीज़ भी हैं जो चलती हैं। ठीक है। वहाँ भी आम लोग, आप देखें 47 में कायदे आज़म साहब थे जी, हमारे लीडर जी। उधर नेहरू साहब थे, कायदे आज़म साहब की डेथ हो गई जी। उसके बाद कायदे आज़म की आगे औलाद तो थी नहीं, हुकूमत किसी और के हाथ में आ गई, और वहाँ नेहरू ख़ानदान ही चलता रहा, और नेहरू ख़ानदान आज तक वो मुकर्रर ख़ानदान में आपके सामने। बिल्कुल इसी तरह आप अमेरिकन ले लें, जो रशियन ले लें, आप जहाँ जो मर्जी हो ले लें। सही। आम आदमी उठ के जब आया है तो उसने हुकूमत की है, उसने कुछ बदला है, हुकूमत के हालात को बदला है, जो कुछ भी किया है उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया, और फिर हुक्मरान आ गए, वही लोग आ गए। सही। तो ये अपोजिशन का जहन लेकर पैदा हुए थे। सही। और जिसका अपोजिशन का जहन होता है ना, आप यकीन रखें, आप देख भी लीजिएगा, बेहतरीन मुकर्रर जो होगा वो हुक्मरान तबके का आदमी नहीं होगा। सही। वो अपोजिशन लीडर होगा। हाँ, ये देखा है, हमने हमेशा देखा है। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, जब उन्होंने तकरीर किया पीपल्स पार्टी का उन्होंने किया तो क्या तकरीरें करते थे और कैसे बोलते थे। आज तक तकरीरें सुनी जाती हैं, आज तक सुनी जाती। उन्होंने तकरीरों के ज़ोर पर वो इक़्तिदार में आ गए। तो एक हिस्ट्री में 2 ही आदमी हैं जिनकी तकरीरों से, तकरीरें सुनकर उनको सियासत में आने का मौका मिल गया। सही। हिस्ट्री में एक हिटलर है, वो भी फुटपाथ पर सोता था और सर्दी में अखबार लपेट लेता था अपने इर्द गिर्द। अच्छा जी, इतनी गुर्बत थी। तो उसके ऊपर केस हो गया, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलता था, बागी था। ये मैं आगे आता हूँ कि तारिक अजीज़ साहब हिटलर से कैसे मिलते हैं। अच्छा जी। तो तकरीर की उसने अदालत में, और वह तकरीबन 1.5 घंटा बोला। 1.5 घंटा अदालत में सुना हिटलर को। हिटलर को सज़ा तो हो गई, लेकिन वो जो तकरीर थी वो अवाम में चली गई, और अवाम में गई, और ऐसी गई कि हिटलर की आवाज़ें आने लगी हर तरफ से, हे हिटलर। आखिरकार उसे रिहा किया गया। रिहा करने के बाद वो फिर जर्मन का फ़र्द वाहिद बना, कुल्ली इख्तियारात उसको मिल गए। और फिर उसने क्या किया, बादशाह तो उसके अंदर थी नहीं, अपोजिशन थी। उसे इर्द गिर्द के सारे बादशाह ऐसे लगे कि मुझे इनका अपोजिशन होना चाहिए, उसने सबके साथ जंग छेड़ दी। हाँ। सबको उड़ा के रख दिया। तो वो जो फिर बादशाह आ गए,
तो आते या फिर उसको खुदकुशी करनी पड़ी, जो भी कह लें। इसी तरह एक वाक़या हुआ कि उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान था, टोबा टेक सिंह में एक किसान कॉन्फ्रेंस हुई। अच्छा। किसान कॉन्फ्रेंस हुई तो मौलाना बाशानी साहब वहाँ से आए, वो उनकी सदारत थी। ठीक। तो तारिक अजीज़ साहब का उससे ना कोई लेना था कॉन्फ्रेंस से, ना कुछ देना था, कुछ भी नहीं था। वो अपने जो प्रोग्राम कर रहे थे रूटीन के, वो करते थे। ठीक है। नीलाम घर शुरू हो गया था? नीलाम घर शुरू हो चुका था। इस पे भी आते हैं आगे। हाँ जी। उसमें एकदम कहते हैं मुझे सूझी कि यार ये कॉन्फ्रेंस किसान कॉन्फ्रेंस है, मुझे जाना चाहिए। अब क्यों जाना चाहिए? अब अपोजिशन की वही बात है, किसान उस तबके का उस वक्त सबसे एक यूँ कह ले पिसा हुआ तबका कह ले, ना जिसका हुक्मरानी से कोई, जिस पर सब हुक्मरान करते हैं, माल पटवारी तक तो उसका सब मुसल्लत रहते हैं। हाँ जी। तो इसने कहा मुझे जाना चाहिए। वो अंदर का अपोजिशन जी थी, उसके अंदर जाके कहता मैंने बेहतरीन सूट पहना, मैंने टैक्सी ली और मैं टोबा टेक सिंह चला गया। सही। वहाँ जाकर मैं मिला तो लोग जानते तो थे नहीं, तो वो जो मुंतज़मीन थे उनसे कहने लगा कि मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, मैंने 5 मिनट में कुछ कहना है। ठीक है। उन्होंने जनाब वो देखा, कोई बात नहीं, उन्होंने कहा हाँ जी तारिक अजीज़ साहब को 5 मिनट का मौका देते हैं, तशरीफ़ लाए। कहते हैं मैं वहाँ गया और मैं बोला 45 मिनट्स कंप्लीट, और पिन ड्रॉप साइलेंस। साइलेंस क्यों थी? कि बोल रहे थे मुखालफत में और हुकूमत के खिलाफ बोल रहे थे, तो लोग सुन रहे थे। अब तालियां बजाने के भी तो वो नहीं था ना कि कैसे तालियां मार के अपने हम भी पकड़े जाएं। तो वो क्या हुआ कि कहते हैं जब मैंने तकरीर की उसके बाद फिर मैं कराची गया। अच्छा। वापस जहाँ मैं काम करता था, वो जब मैं गेट पर दाखिल हुआ तो आगे मुझे गेट कीपर ने बताया कि सॉरी सर, आपकी नौकरी ख़त्म कर दी गई है। नौकरी से ही बर्खास्त? ये ज़्यादा और था। तो उस दौर में जब निकाले गए, उसके बाद फिर भी निकाले गए एक दफ़ा। अच्छा। वो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में निकाले गए। मतलब कितनी दफ़ा टोटल निकाले गए? 2 दफ़ा। जब भी बोले, जब भी मतलब उनके अंदर अपोजिशन लीडर में करार नहीं होता, बेकरारी होती है, बेचैनी होती है। उसकी एक वजह है कि हर रोज़ तो हुक्मरानों ने एक नया आर्डिनेंस पेश करना होता है, एक नई वो तरमीम करनी होती है। तो वो हर वक्त अपने आप को फ्रेश रहता है और चाको चौबंद रहता है, उसके अंदर एनर्जी भी होती है। हुक्मरान में एनर्जी लेवल कम होता है, अपोजिशन लीडर में बहुत ज़्यादा होता है, इसी तरह, क्योंकि अपोजिशन लीडर को सब कुछ सहना पड़ता है। नरगिस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से लोगों का इम्तिहान बनकर आई, वैसे नहीं आई। ये इंडस्ट्री उसकी मंजिल नहीं थी, ये इंडस्ट्री उसका एक रास्ता था जो उसने अपनाया। दाएं बाएं सारे लोग घेरने वाले, पकड़ने वाले, चाहने वाले, ब्लैकमेल करने वाले, और नरगिस हर एक से दामन बचा कर मूव कर गई आगे। अगर कोई ये कहता है कि मेरे नरगिस के साथ कोई नाजायज़ तल्लुकात है, बखुदा झूठ बोलता है। खा वो डायरेक्टर है, खा वो प्रोड्यूसर है, मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ, मेरा उसका साथ है। और ये जीन उसमें क्यों है? मैंने उसकी माँ को देखा। वो कहते हैं ना, माँ से बनता है बच्चा या बच्ची। मैंने आपको बताया ना, वो मेरे घर आई तो उसने वो दिए, क्या कहते हैं, ये जेवरात दिए मेरी बच्ची को। वो एहसान था मेरे ऊपर, उस कर्ज मैंने उतारा। फिर मैंने अपने सबसे छोटे बेटे को भेजा अपना कनाडा पढ़ने के लिए। उसको हर साल 13 लाख रुपया चाहिए था और 6 साल का कोर्स था, और मैं राइटर था, और मैं उस दौर में 60,000, 80,000, लाख ये मेरा रेट था, और इधर बाकी घर के अखराजात भी थे। तो तकरीबन 3 साल तो मैं अपने बच्चे को फीड करता रहा। चौथे साल मैंने अपनी ज़मीन भी बेच दी जो गांव की थी, मकान भी बेच दिया, फिर भी पैसे पूरे नहीं होते। एक दिन मैं परेशान बैठा था, तो ये बिल्लो जो है तो ये बैठी थी, आई तो मैं सर झुका के बैठ, कहती नासिर साहब की गल, तू सिर झुका के बैठो, खैर है। मैंने उसको बताया इस तरीके से वो है तो पैसों का मामला, पैसों का मामला है, तो 50,000 रुपये कम है। अब मैं उधार भी ले लेके था कि मैं सोच रहा हूँ किससे मांगूँ। कहती छो पर नाश्ता, तुम इतने कितनी देर तक बैठे हो? मैं कि मैं इतने सीन सूदी बांटते लिखना, मैं यहीं बैठा हूँ। कहती अच्छा। वो चली गई। कुछ 20 मिनट बाद आई होगी तो उसने 1 लाख रुपया मेरी तली पर रखा। मैंने कहा बिल्लो ये मैंने नहीं लेना। मैंने कहा वो गिफ्ट था जो तुमने दिया था, वो मैंने ले लिया। हाँ। ये पैसे मैं नहीं लूँगा, ये मैंने अपने बच्चे के। कहती ना साहब नहीं आप ले लें। मैंने कहा नहीं। बड़ी कसम दी, मैंने कहा नहीं। कहती अच्छा उधार ले ले।
आपने उधार लिया ना पहले भी? मैंने हाँ। कहा, कहता उधार लेने। मैंने कहा ठीक है, मैंने लाख रुपए ले लिए। वो फिर आज की लड़की जब रिलीज़ हुई तो मैंने प्रोड्यूसर से कोई पैसा एज ए डायरेक्टर नहीं लिया था। तो मैंने उसे कहा कि जिस वक्त फिल्म रिलीज़ के करीब आई कि नरगिस को 1 लाख रुपया दे दें, मैंने इनका कर्ज देना है। वाह। वो कर्ज मैंने उस वक्त अदा किया। उस वक्त मुझे पता चला एक आदमी से कि ये जितने असिस्टेंट हैं, ये जितने छोटे टेक्नीशियन हैं, या जिस फिल्म में नरगिस होती है, हर टेक्नीशियन को, हर असिस्टेंट को ये जो इसकी माँ है वो खर्चा देती है। क्या बात, क्या बात। तो उसकी माँ की ये जहनीत या ये मकाम था, हाँ, या ये स्टाइल था लोगों के बारे में अपने, तो वो माँ को ये भी तो देखती थी ना। बिल्कुल। तो फिर नरगिस उस सफ़र पे चल पड़ी। लोग बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं उसके बारे में, और बड़े बड़े अजीबोगरीब खबरों की जीनत क्यों रहती है नरगिस? इसमें 2 बातें हैं सर, कि एक आदमी कहता है मैं बहुत मशहूर हूँ, बड़ा फख्र करता है, यार मैंने बड़े सारे जानते थे, लेकिन वो मशहूर क्यों होता है? नेगेटिव बातें करते, सही, कंट्रोवर्शियल बातें करेंगे ताकि लोग मेरा नाम ले। ये वो तो एक दिन मैंने उसे समझाया, हमारी इंडस्ट्री की आदमी है, मैंने कहा ये जो आप हरकत करते हैं कि एक आदमी की आप मुखालफत कर देते हैं बगैर किसी वजह के, फिर वो उसकी सफाई में कभी इंटरव्यू देता है, कभी बात करता है, हाँ, तो आप का नाम आता है उसमें, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। कहता है ठीक है, तो मैं मशहूर होना चाहता हूँ, मैं मशहूर हो जाता हूँ। मैंने कहा मशहूर सबसे ज़्यादा शैतान है, लेकिन शैतान जब मशहूर होता है सारे लोग लाहौल भी पढ़ते हैं, लानते भी डालते हैं। मैंने कहा आप अपनी शोहरत को किसी दिन रात को पर्दा करके, तो किसी महफिल में जहाँ इंडस्ट्री के लोग बैठे और आपका जिक्र हो रहा, फिर आपको पता चले कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, मशहूर है। तो एक तो नेगेटिव और कन्वर्शन गलत काम करके इंसान होता है ना। मैं नहीं समझता कि नरगिस ने ज़िंदगी में कोई गलत काम किया हो, मेरे इल्म में नहीं है। क्योंकि हालांकि अगर कोई गलत काम करती तो मेरे इल्म में ज़रूर होता, क्योंकि मेरे उसके बाप के साथ दोस्ती, उसका इकलौता भाई है खुर्रम इदरीस भट्टी, उसके साथ मेरी दोस्ती, और बेतकल्फ़ी उसकी माँ के साथ बहुत अच्छा रिश्ता। एक सिर्फ उसकी बहन दीदार भट्टी थी जो मेरे साथ। कितने बहन भाई थे? ये 2 बहनें थी, 1 भाई था। 3 बहनें थी, शायद 4 बहनें। एक सीमी थी जिसका पार्लर था, और एक नरगिस, और एक दीदार, एक और, मेरे ख्याल 4 बहनें और 1 भाई है। अच्छा जी। तो वो सब भी इसी फील्ड से हैं? नहीं, वो उनका इसकी जो बड़ी बहन थी वो उसका पार्लर था मून मार्केट में, इकबाल टाउन में। हाँ जी। तो जो इनकी वालदा है वो भी उनका भी यहाँ करीम मार्केट में आज भी उसका पार्लर है, पार्लर भी करती हैं। नरगिस ने अब बाद में पार्लर बना लिया यहाँ, ठीक है, बुटीक भी बना लिया। तो अल्लाह पैसा उस पर आशिक था। तो नरगिस ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि नरगिस ने बड़े शॉर्ट अरसे में अपने एक मकाम बनाया, और एक आज़ाद उसके पास ऐसा है जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में क्या, इंडिया की इंडस्ट्री में भी मैंने किसी हीरोइन का वो मकाम, वो चीज़ नहीं देखी। और वो पता क्या है? क्या? जो भी हीरोइन हमारी एक दफ़ा इंडस्ट्री छोड़कर चली गई, खा वो शादी करके गई, खा वो वैसे चली गई, हाँ, वो वापस आई है तो हीरोइन ने किसी ने नहीं लिया। अच्छा, अगर आपके पास कोई हो इंडिया में ऐसी हीरोइन जो शादी करके चली गई और फिर हीरोइन आई तो मुझे दिखा दें। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई लड़की शादी करके, हाँ, लॉलीवुड में भी नहीं इस तरह का देखने को मिला। नहीं है। नरगिस 3 दफ़ा गई, 3 दफ़ा वापस आई, तीनों दफ़ा सुपर हिट हुई, तीनों दफ़ा हीरोइन आई। वाह। पहली शादी की, 2 साल बाद वापस आ गई, आके फिर प्रोड्यूसर ने उसको फिल्म में लिया, गुंडी रंग के पत्नी क्या क्या फिल्में बनाई। कितनी फिल्में की? फिल्में मेरे ख्याल में 100 के करीब तो डेफिनेट की होंगी। सेंचुरी? जी, 100 फिल्में जी। दोबारा ही हुई, फिर गई, फिर ट्रेड छोड़ दी, दूसरी शादी की, फिर वापस आई, फिर हीरोइन लगी बनी, तीसरी शादी की, फिर छोड़ गई, फिर वापस आई, स्टेज पे चली गई, और स्टेज पे रिकॉर्ड किया। जो पैसे नरगिस ने लिए हैं स्टेज पर, आज तक किसी डांसर ने, किसी हीरो ने मुझे दिखा दे लिए हों। एक स्टेज ड्रामा 15 दिन का 16 लाख रुपया कैश लेती थी, अगली सीट की टिकटें अलग लेती थी। खालिद अब्बास डार उस वक्त अरूज पे थे, परफॉर्मर, ठीक है, उन्होंने परफॉर्म करना था, ठीक है। चीफ गेस्ट फरीदा खानम बुलाई थी उन्होंने। अच्छा, सिंगर? जी, सिंगर जो है। तो एकदम जनाब एक दिन पहले की बात है कि उनके पास प्रोड्यूसर आया, सांस फूला हुआ,
रंग उड़ा हुआ, और कहता है ज़िया साहब, वो खालिद अब्बास डार साहब जो कहते हैं मैं शो में शिरकत नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, कहता है एंड टाइम पे। अब वो क्यों इतने ज़ोर से ने कही ना कि प्रोड्यूसर भी सहम गया। उसने कहा जी मैंने बड़ी मिन्नतें की उनके, उन्होंने कहते कोई बानो आपा को कोई वहाँ प्ले है कि पता नहीं क्या, तो मैं नहीं आ सकता, लिहाजा आप ऐसे करें कि बड़ी मुश्किल से न उनको कि और ना डांटे। तो ज़िया साहब के कहने लगे ज़िया साहब से कि एक लड़का है उसने परफॉर्म किया है, तो खालिद अब्बास डार कहता है कि उसको मेरी जगह ले लें। अच्छा, तो थोड़ा सोच में पड़ गए, कहता है यार खालिद अब्बास डार। अब सोचा ज़िया मोहिउद्दीन भी तो आपको पता है ब्रांड उस क्या टाइम ब्रांड पे, था, ज़िया मोहिउद्दीन, और और आखिरी टाइम तक हॉलीवुड से सीखकर आए थे वो, कोई कमाल, छोटा आदमी तो बहुत था बड़ा नहीं। आदमी। तो उसके जहन ने ये सोचा कि खालिद अब्बास डार एक जौहरी है, उसने अगर ये कहा है तो ये वाकई सोना होगा। तो कहा क्या नाम है उस लड़के का? उनका मोइन। कहता बुलाओ। अच्छा, अब मोइन अख्तर को बुला लिया। ये एंट्री हुई उनके ज़िया मोहिउद्दीन के शो में, और जैसे देखें कितने बड़े आदमी के जरिए एंट्री हुई बहुत। और मेरी लाइफ में फिल्म इंडस्ट्री में भी, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े ब्रांड से एंट्री हुई, वो हसन अस्करी साहब थे। अच्छा, ये भी तो गुड लक है ना कि आपकी कश्ती को मलाह जो है अच्छा मिल जाए। मलाह अच्छा मिलेगा तो कई भंवरों से निकल जाएगी, और उस्ताद अच्छा मिल जाए तो क्या ही बात। उस्ताद अच्छा मिल जाए तो फिर अरस्तू मिल जाए तो बंदा अफलातून बन जाता है। हाँ हाँ सर, इस बात में कितनी हकीकत है कि उस्तादा और बेउस्तादा, जी, अगर बेउस्तादा हो तो कहीं नहीं पहुंचता, उस्तादा हो कोई बंदा जी, तो वो पहुंच जाता है, उसकी बिल्कुल मंजिलें पहुंच आसान जाता हो है जाती जी। हैं। लेकिन इसमें मैं बेउस्तादा हूँ। अच्छा, मेरा कोई उस्ताद नहीं, लेकिन मैं अपना उस्ताद मानता था हज़ीं कादरी साहब को, और उनको मैं आज भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का शेक्सपियर मानता हूँ। अच्छा, तो वो जब आ रहे होते थे पैदल, मैं गाड़ी पे होता था तो मैं गाड़ी वहीं रोक देता था, उतरता था, उनके घुटनों को हाथ लगाता था, जिद करके गाड़ी में बिठा के जहाँ जाना था वह छोड़ के फिर वापस आता था। और जब मैं चेयरमैन बना पाकिस्तान राइटर्स एसोसिएशन का यहाँ स्टूडियो में, तो उसमें उन्होंने कहा जी नासिर साहब यहाँ तस्वीर आपकी लगनी चाहिए, आप चेयरमैन है, और ताहयात चेयरमैन हो गया मैं। मैंने कहा तस्वीर मैं बताऊंगा किसकी लगनी है। मैंने हज़ीज़ साहब के घर फ़ोन किया, उनकी बेटी बोली, उनको मैंने कहा मुझे हज़ीज़ साहब की खूबसूरत सी तस्वीर चाहिए, वो लेके आ गई। अच्छा, मैंने अपने हाथों से लगाई और 2 हाथों से सलाम किया। क्या बात। और वो तस्वीर जो 2 हाथों से सलाम वाली है वो मेरे पास महफूज है, लेकिन मेरे सर के ऊपर तस्वीर जो है हज़ीज़ साहब की लगी हुई है। यानी मैं बेउस्तादा ज़रूर, लेकिन उस्ताद भी है और एहतराम भी है। एहतराम भी है। तो उनके उस्ताद ज़िया मोहिउद्दीन थे। अच्छा, उन्होंने जब उसके अंदर टैलेंट देखा तो फिर उन्होंने उसको अपने पास रख लिया, फिर उसकी उन्होंने तरबियत की, उसके अंदर जो फ़नकार था उसको निखारा, और निखारने के बाद जो पहला सबक दिया वो ये नहीं दिया कि तुम ये वक्त पर करो, फलां करो, खाना वक्त पर खाओ। उन्होंने कहा सबसे पहले अपने ड्रेस पर गौर करो, ड्रेसिंग, बेहतरीन ड्रेसिंग करो, क्योंकि वो खुद बेहतरीन ड्रेसिंग पहनते थे। हाँ, पेंट कोट, और पंक्चुअली कहता हमेशा अच्छा ड्रेस पहनो, क्योंकि कॉमेडियन का जो तस्वर है ना वो ये है कि ये लफंटर से होते हैं, मजाकी होते हैं, मरासी पुनाने में होता है ये वो, और उनके अजीबो गरीब ड्रेस होते हैं, पीले नीले काले पहन के आ जाते। कहता नहीं, बेहतरीन लिबास पहनो। और आप सारी ज़िंदगी उनके ड्रेसेस को देखें, बेहतरीन लिबास पहनते थे, जिस रंग का सूट पहनते थे उस रंग की जुराब होती थी। जिस रंग। और दूसरा सबक जो उन्होंने दिया वो ये दिया कि ज़िंदगी में अपने आप को कम कीमत पर कभी ना बेचना, और सारी ज़िंदगी ये असूल रहा। और आगे उन्होंने भी सबक जूनियर आर्टिस्ट को यही दिया कि अपने आप को सस्ता ना बेचना, अपनी कीमत मांगो। ये था मोइन अख्तर, 7-8 ज़ुबानों का माहिर आदमी, उर्दू, हिंदी, बलोची, पश्तो, सिंधी, पंजाबी, इंग्लिश। चलो ये तो समझ में आती है, यहाँ सिंधी सीख ली, बलोचों से बलोची सीख ली, पश्तो से पश्तो सीख ली होगी, हिंदू से हिंदी सीख ली होगी, उर्दू वैसे बोलते यहाँ बोलते सीख ली होगी, पंजाबी से सीख ली होगी। लेकिन एक 7-8 जमात का लड़का इतनी ज़ुबान जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के सामने होस्ट करता है और इंग्लिश में बोलता है, और इतनी रवानी से मैं वो इंग्लिश बोलता है, मैं आप यकीन करें मैं खुद ये समझता था कि ये आदमी बाहर से पढ़ के आया है, इतना अच्छा लहजा और इतनी रवानी से इंग्लिश बोलना। तो जब वो हिस्ट्री को पढ़ा उसको तो पता चला कि अंग्रेज़ी फिल्में देख देख कर मोइन अख्तर ने अंग्रेज़ी बोलना सीखी, और ऐसी सीखी कि अंग्रेज़ों को पीछे छोड़ दिया।
क्या जहन होगा, मैं जहन की बात आप देखें, क्या जज्बा था, क्या क्या लगन थी। वो जो जिद करके निकला अपने घर से कि मैंने वो बनना है, जो मेरे अंदर की चीज़ है, कि जो मेरे अंदर जो फनकार है, मैंने उसको दुनिया के सामने लाना है। तो उसके लिए उसने सारे जतन किए और इंग्लिश भी सीखी। और आंखें बंद करके अगर कोई सुनता तो ऐसे लगता था एंथोनी क्वीन बोल रहा है। आंखें बंद करके तकरीर बोलता था जॉन एफ कैनेडी की, तो लोग समझते थे अमेरिका का सदर बोल रहा है। ये था मोइन अख्तर। उम्मीद करते हैं कि स्पेशल पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट दोबारा से करना चाहूंगा आपकी खिदमत में कि नासिर अदीब साहब के लिए दुआ जरूर कीजिएगा कि अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे और उनको जल्द अज जल्द सेहतयाब करे। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल को दीजिए इजाजत। और आप नेक्स्ट किस पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।